सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शॉर्ट कैंटिलीवर या कॉर्बल्स की। तो एक्चुअल में क्या होता है, काफ़ी टाइम्स स्ट्रक्चर का बिहेवियर डिपेंड करता है उसकी डायमेंशनिंग पे और उसकी डिटेलिंग पे। अगर आपने स्ट्रक्चर की डिटेलिंग किसी एक व्यू पॉइंट से कर रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डिटेलिंग हर सेक्शन पे एप्लीकेबल होगी और वो मतलब वैसे ही बिहेवियर होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे आप कभी स्क्यू स्लैब्स डिजाइन करोगे, सिंपल सॉलिड स्लैब हो गई या बॉक्स टाइप स्क्यू भी अगर करोगे, अगर आपने डिटेलिंग की उसको स्क्यू वाली नहीं दे रखी है, तो फिर शॉर्टेस्ट लोड पाथ फॉलो होगा इन दैट केस। एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो उस पर चलो फिर किसी दिन डिटेल से आएंगे कि क्यों ये सब होता है। क्योंकि जहाँ पे आपकी रिइंफोर्समेंट पड़ी होगी, जिस वे में पड़ी होगी उसी तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने रिइंफोर्समेंट अलग तरीके से डाल रखी है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है वैसे ना हो। बट मोर ऑन दैट मे बी इन फ्यूचर ऑन यूट्यूब। लेकिन अभी आज हम डिस्कस करते हैं कॉर्बल वर्सेस कैंटिलीवर में। एंड देन वी विल सी कि ब्रिज में, जैसे हमारे अबटमेंट के केस में, कौन से कंपोनेंट जैसे कॉर्बल चेक करने चाहिए और होते भी हैं। सो सबसे पहले आप ये जो लेफ्ट पे स्पैन देख रहे हो, लेफ्ट में ये जो इमेज देख रहे हो, इसमें आप ये नोट करो, ये एक टोटल वो सिनारियो है जहाँ पे कॉर्बल एक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए पॉसिबल हो रहा है। इसको वाइट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे G1 अगर रखा हुआ है और यहाँ G2 रखा हुआ है, ये पियर कैप है एक जिसमें दो गर्डर्स प्लेस्ड है। सो फॉर G1, क्योंकि G1 फेस से बहुत पास है इस वाले डिस्टेंस से, तो यहाँ पे हो सकता है कि AV, इसको कहते हैं AV, जो कि आपका फेस से डिस्टेंस है फ्रॉम द कंसंट्रेटेड लोड। दिस इज AV1 एंड दिस इज AV2। दिस, सो AV1 अपॉन दिस टोटल D, इफ इट इज लेस देन 2, तो आपके पास बेंडिंग एक्शन नहीं होगा। ये चीज होनी चाहिए क्लियर। एक्चुअली यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। ये जो AV अपॉन डी रहता है, पहले मैं यहाँ पे एक सैंपल बना लेता हूँ। अब आप नोट करो, मैंने यहाँ पे कुछ पेपर वेपर नहीं किया है, एक टोटली रेक्टेंगुलर सा सेक्शन ले रखा है। एंड ये भी एज अ कॉर्बल एक्ट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे टेपर्ड एंड ही देना है, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। बस इतना इंश्योर करना है कि जो ये वाली डेप्थ है एट टिप, जिसको मैं डी एट टी लिख देता हूँ, डेप्थ एट टिप, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 टाइम्स डी एट रूट या डी एट फेस, तो इसको डी एफ लिख देते हैं। तो वो देखो रेक्टेंगल वाले केस में भी पॉसिबल होगा, और अगर आपके पास कुछ टेपर्ड सा सेक्शन है, जो कि जनरली मैनी केसेस में यही होता है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल होगा। this this is D at tip dt and this is D at face df। तो dt जो है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 टाइम्स D at face। बट वो क्रॉस सेक्शन आपका वेरी या टेपर्ड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेन चीज जो है वो है ये डिस्टेंस, जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से होगी। एंड ये आपके पास, अगर हम जनरली एबी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं शेयर स्पैन। क्यों? क्योंकि ये जो पी लोड मैं लगा रहा हूँ, ये एक तरह का फेस पे सपोर्ट पे शेयर फोर्स जनरेट करेगा। तो इस शेयर फोर्स, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड की वजह से शेयर फोर्स इतने से छोटे से स्पैन पे ही आ रहा है, इसीलिए इस एबी को कहते हैं शेयर स्पैन। बट इनसे हमें मतलब इनकी टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। वी जस्ट हैव टू सी कि क्या कॉर्बल एक्शन कब प्रेडोमिनेंट होता है, कैंटिलीवर या बेंडिंग एक्शन कब प्रेडोमिनेंट होता है। तो मैं मैनी केसेस व्हाट हैपेंस इज एवी अपॉन डी, जो कि डेप्थ एट फेस है, नॉट डेप्थ एट टिप। एवी अपॉन डी अगर आपके पास लेस देन 2 है, तो बेंडिंग एक्शन नहीं होगा। इसमें स्ट्रट एंड टाई एक्शन होगा, यानी कि टेंशन एंड कंप्रेशन, स्ट्रट एंड टाई। लेकिन अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे 100% बेंडिंग एक्शन ही गवर्न करेगा, यानी कि फ्लेक्सर एक्शन जो अभी तक आप करते आए हो, तो आप इसको एज ए कैंटिलीवर मानोगे। और अब इसमें एक फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। अगर एवी अपॉन डी लेस देन 2 के साथ साथ लेस देन 1 भी है, तो उसको कॉर्बल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एवी अपॉन डी अगर लेस देन 2 है तो वो कॉर्बल बन जाएगा, नहीं। उसको आप एज ए स्ट्रट एंड टाई मेथड से डिजाइन कर सकते हो, और वो बहुत सिंपल मेथड है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। या तो आप फोर्सेस रिजॉल्व करो, या आप सिंपली चाहे मिडास यूज कर लो या स्टैट यूज कर लो। मान लो कि कुछ ऐसा सा सैंपल है जिसमें एवी अपॉन डी 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे एवी अपॉन डी इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अगर ये केस है, तो आप उसे कॉर्बल नहीं कहोगे, आप उसे स्ट्रट एंड टाई एक्शन से डिजाइन करोगे। और उसमें क्या होगा, मान लो कि ऐसा सा कुछ सैंपल था, तो यहाँ पे जो भी एक्शन बन रहा है, ये वाला एक्शन, ये बनता है टाई का। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर ए बी बनाया हुआ है, इसको टाई कहते हैं, टेंशन मेंबर। और ये जो BC बनाया हुआ है,
यहाँ पे ए बी लिख देते हैं और बी सी जो है वो स्ट्रट बन जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस छोटे से ट्राइंगल को आप मॉडल कर दो, चाहे मिडास में चाहे स्टैट में। और अगर यहाँ पे वर्टिकल लोड लग रहा है तो आपको उस नोड पे वर्टिकल लोड लगाना है, चाहे मिडास में यूज कर लो चाहे स्टैट में यूज कर लो, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट कंडीशन देनी है कुछ, क्योंकि ये फेस है। तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी आपका पी यहाँ आया होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन टाई एंड इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन टाई हो जाएगा रिजॉल्व। डायरेक्ट आपके पास फोर्सेज आ जाएंगे एंड उन फोर्सेज के लिए आप रिइंफोर्समेंट चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, मान लो यहाँ पे कुछ फोर्स आ गया टी, तो टी अपॉन परमिसिबल टेंशन इन स्टील एज पर डिफरेंट डिफरेंट कोड्स। अगर आप अगर आप आईआरसी यूज कर रहे हो तो वो 0.8 FY रहेगा, बट 0.8 से 0.9 तक जनरली वैल्यू रहती है। तो अगर मैं 0.8 ऑफ FY, जो कि आपके पास 500 ग्रेड रहता है, तो यहाँ से सिंपली आपको एरिया ऑफ टेंशन टाई आ जाएगा, सिंपली ये वाला एरिया जो आप यहाँ ऊपर वाली इमेज में यहाँ पे देख लो पिंक में है। एंड सिमिलरली एक्चुअल में आपको कंप्रेशन के लिए डिजाइन नहीं करना होता, क्योंकि कंप्रेशन में ऑलरेडी कंक्रीट स्ट्रांग होती है, और ये वाली जो फोर्सेज रिजॉल्व होकर कंप्रेशन आएगी उसके लिए वैसे तो आपको ये जो आप यहाँ पे रिइंफोर्समेंट देख रहे हो ग्रीन कलर में, इसकी देने की जरूरत नहीं होती है। जनरली ये दिया जाता है ताकि आपके जो शेयर रूप्स आने वाले हैं वो लिंक हो जाएं, सही से एंकर हो जाएं। तो इसी वजह से फॉर डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन मैनी केसेस जो भी आपकी टेंशन इन्फोर्समेंट आई होती है, ये जो मैं बना रहा हूँ रेड से, इसी को लूप बना के पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और फिर यहाँ से भी इसको नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, सो दैट आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लूप्स आने वाले हैं शेयर के, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं ये वाले, ये शेयर वाली रिइंफोर्समेंट है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है एक कैंटिलीवर एंड कॉर्बल की डिटेलिंग में। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। कैंटिलीवर की डिटेलिंग जब आप करते हो तो शेयर इन्फोर्समेंट हमेशा होती है या तो इंक्लाइंड या तो होती है वर्टिकल। इंक्लाइंड वाले केसेस बहुत रेयर होते हैं, वर्टिकल ही शेयर इन्फोर्समेंट होती है। तो यही चीज जब आप इस इमेज में देखोगे, ये जो आपको ब्लू कलर में इन्फोर्समेंट दिख रही हैं ये है फॉर कैंटिलीवर एक्शन। ये वर्टिकली एक्ट मतलब दीज आर वर्टिकल। हाउएवर ये जो आपको येलो में दिख रही है जो हुप या लूप बना हुआ है ये है फॉर कॉर्बल एक्शन। बट उस जोन में वर्टिकल भी पड़ी हुई है क्योंकि कैंटिलीवर के लिए भी ये फेस था फॉर G2 गर्डर। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि पहली चीज आपको ये नोट करनी है AV अपॉन डी, जो कि शेयर स्पैन की रेशियो है, डी लेना है फेस पे और AV लेना है कॉन्सेंट्रेटेड लोड के पॉइंट ऑफ एक्शन तक। AV अपॉन डी अगर ग्रेटर देन 2 है तो फिर आपको स्ट्रट एंड टाई कॉर्बल वाली कोई इश्यूज नहीं आने वाले हैं। आप डायरेक्टली एज अ बेंडिंग मेंबर डिजाइन करो जैसे अब तक कैंटिलीवर डिजाइन करते आए हो, शेयर फोर्स निकाल लो, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करो, शेयर चेक करो, जो कि हमने हील स्लैब में और टो स्लैब में अच्छे से किए थे डिटेल से। उसी फॉर्मेट में सादा सारा सिस्टम हो जाएगा अगर AV अपॉन डी ग्रेटर देन 2 है। बट अगर ये लेस देन 2 है तो स्ट्रट एंड टाई मेथड लगेगा, और अगर ये लेस देन 1 है तो कॉर्बल मेथड, मतलब कॉर्बल की assumptions लगेंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉर्बल की जो assumptions हैं वो स्ट्रट एंड टाई से थोड़ी सी अलग है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी कॉर्बल की assumptions अभी आपको बताई जाएंगी वो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हुई हुई हैं, एंड वो लेस देन 1 के लिए ही एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड है। और अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेल्स चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेस देन 2 पे स्टार्ट एंड टाइम कह रहे हैं और लेस देन 1 पे कॉर्बल कह रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच जो रेशियो है उस पर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इतनी नहीं हुई हुई है, या जो है वो भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है डिजाइन कोड्स में। तो इसकी ज्यादा डिटेल के लिए जो यूट्यूब पे कॉर्बल का एक एपिसोड पड़ा हुआ है, कॉर्बल इन ब्रिजेस, उसके डिस्क्रिप्शन में एक रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है, लगभग 40 से 50 पेज का रिसर्च पेपर है, बट आप उसके जस्ट एक मेथोडोलॉजी देखना उसमें क्या किया हुआ है और कंक्लूजन देखना तो आपको क्लियर होगा कि क्यों, चाहे ACI 318 हो। एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्बल एंड ब्रिजेस एट यूट्यूब। तो वो जो भी assumptions हैं वो चाहे आप इंटरनेशनल कोड्स भी ले लो, ACI 318 इसमें भी आप देखना कॉर्बल, या फिर IS 456 ले लो, या फिर IRC 112 में तो एक्चुअली एक सिंपल सी 2-3 लाइनें लिखी हैं, कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। तो वो सारी वैलिडेशंस लेस देन 1 के लिए ट्रू हैं, और उस रिसर्च पेपर में, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, लगभग 100 से ज्यादा उसने टेस्टिंग की है सैंपल्स की, उसके बाद वो assumptions पे आया है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब हमारे केस में ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि कॉर्बल और कैंटिलीवर में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक तो शेयर स्पैन की रेशियो जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए फॉर कॉर्बल्स, एंड फॉर कैंटिलीवर्स इट शुड बी ग्रेटर देन 2। अनदर थिंग डिटेलिंग, डिटेलिंग में कैंटिलीवर में मेन रिइंफोर्समेंट जो है वो आप ऊपर देख रहे हो जो सिर्फ पिंक है लेफ्ट साइड में इमेज में, वही मेन रिइंफोर्समेंट होती है टेंशन इन्फोर्समेंट। बाकी अगर आप डॉट पास डालते हो तो वो टेंशन इन्फोर्समेंट के नीचे एज अ डॉट दिखेंगे। और जो नीचे वाली रिइंफोर्समेंट जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये वाली रिइंफोर्समेंट, ये एक्चुअली कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट आप कह सकते हो, बट कंप्रेशन के लिए मैनी केसेस रिइंफोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज जस्ट प्रोवाइडेड सो दैट आपके वर्टिकल टाइज इजीली लग पाए। ये कैंटिलीवर का केस था। लेकिन कॉर्बल के केस में डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंपली एक क्लोज लूप देना प्रेफर करोगे। तो इसमें
तो इसमें एक्चुअली यही चीज यहाँ पे जो ब्लैक वाली इस वाली रो पे जो भी आपके पास मेन टेंशन इन्फोर्समेंट आएगी, अब वो कैसे आती है वो हम देखेंगे। वही काम की चीज है, ये वाला कोई एडिशनल रोल नहीं प्ले कर रहा है, और ना ही ये वाली लेग कोई एडिशनल रोल प्ले कर रही है एक्सेप्ट एंकरिंग। तो ये बेसिकली एंकरेज के लिए है, और ये भी एंकरेज के लिए है। फोर्स वाइज ओनली टेंशन इन्फोर्समेंट हैज टू प्रोवाइडेड। और दूसरी अप्रोच ये भी है कि आप सिर्फ टेंशन इन्फोर्समेंट देते हो कॉर्बल पे, और यहाँ पे फिर आप एक बार को वेल्ड करते हो जिसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए, या एटलीस्ट उतना ही होना चाहिए जितनी टेंशन इन्फोर्समेंट दी है। फिर आप ये सारे तामझाम करते हो थोड़े से, ताकि आप यहाँ पे वर्ट ये हॉरिजॉन्टल लूप्स फिक्स कर सको। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिटेलिंग है, और साइड पे भी ऐसी प्रेफर्ड नहीं होती है, क्योंकि कौन इसको वेल्ड करेगा, पहली चीज तो यही होती है। तो मेन आपके पास यही वाला सिस्टम फॉलो होता है, जहाँ पे एक सिंगल हुक बनता है टेंशन इन्फोर्समेंट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और फिर ये जो मैं रेड में अब यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये बनते हैं शेयर स्टिरअप्स जो कि हॉरिजॉन्टल रहते हैं, और ये यहाँ से 2/3 ऑफ डी डिस्टेंस तक जाते हैं। तो ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन एंड वेरिएशन एंड कंपैरिजन था कॉर्बल एंड कैंटिलीवर का। अब हम इसे देखते हैं कि हमने यहाँ यूज करना क्या है इसको। तो अगर आपको याद होगा हमारे सिस्टम में, जैसे सबसे पहले तो आप इसको एज अ ब्रैकेट जो कि डर्ट वॉल पे है उस पर भी चेक कर सकते हो। सो वी हैड अ सिस्टम लाइक दिस। तो पहला कंपोनेंट जो एज अ कॉर्बल चेक होता है या एज अ कॉर्बल डिजाइन होता है, वो होता है ये वाला फेस जो है ब्रैकेट, डर्ट वॉल की ब्रैकेट। इसमें कौन कौन से लोड्स आ रहे हैं, पहले तो आप ये चीज नोट करना कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है वर्टिकल लोड्स का ही। और ये वर्टिकल लोड्स सिर्फ अप्रोच स्लैब के वेट से, इसको मैं अगर पी लिखता हूँ तो पी फॉर ब्रैकेट इज कमिंग फ्रॉम अप्रोच स्लैब, जिसको हम ऑन कंजर्वेटिव साइड टोटल अप्रोच स्लैब का जितना भी वेट आ रहा है उसका हाफ करेंगे, प्लस मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन, मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन। तो इससे ज्यादा कोई वर्टिकल फोर्स ऑन दिस छोटी ब्रैकेट तो नहीं आने वाला है। ऑलराइट, एंड इसके पैरेलल या इन ईच डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई यहाँ पे लग नहीं रहा। जो भी ब्रेकिंग ब्रेकिंग लग रही है वो लाइव लोड की वजह से लग रही है, एंड वो आप फोर्सेस यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एट अबव लेवल लगेंगे, तो उसके मोमेंट्स आप यहाँ नहीं लोगे, वो आपने डर्ट वॉल में ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है। सो द थिंग इज टोटल वर्टिकल फोर्स एक बार आपको कंप्यूट करना है, और अप्रोच स्लैब की आपको पता थी डायमेंशन क्या है 3.5। अगर टोटल मैं लेंथ मानता हूँ इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद 12, एंड अगर 300 mm डीप है, 12 इसलिए क्योंकि ट्रांसफर डायरेक्शन में है, इंटू 25 दिस अपॉन 2। क्योंकि टोटल अप्रोच स्लैब यहाँ पे सॉइल पे रेस्टेड होगी, तो इट्स वेरी अनफेयर कि हम अगर टोटल वेट ही ले लेंगे, ऑल्दो हम उसका हाफ ले रहे हैं, वो भी ज्यादा ही ले रहे हैं, बट लेट अस चेक विद दिस। प्लस मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन, और ये मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन लाइव सिर्फ इतने पोर्शन पे अप्रोच स्लैब पे जो आ सकता है उसका हाफ होना चाहिए। तो हमने लास्ट सेशन में जब हम ब्रेकिंग फोर्सेस फॉर डर्ट वॉल कंप्यूट कर रहे थे, तो हमने 70 ईयर बोगी एज वेल एज क्लास ए का लिया था। तो लेट अस से मैं उस मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन को इस केस में क्या मान रहा हूँ कि बोगी कुछ पड़ी है इस तरीके से। बोगी के बीच का जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो होता है 1.22, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेल का डिस्टेंस होता है 1.93। ठीक है, तो ये एक पे 20 टन होता है, दूसरे पे भी 20 टन, तो टोटल 40 टन यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और इसके साथ एक एक्सेल अगर कोई क्लास ए का भी लगा दूं, तो मान लो आप 11.4 टन यहाँ आपको व्हीकल चेक कर ही लेते हैं टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। लेट अस गो टू कोड, कोड में IRC6 पे चलते हैं। आई होप आपको कोड अभी विजिबल होगा, एंड यहाँ पे चलते हैं हम पेज नंबर 20। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला जो लोड आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, हमने रखा है इसको अप्रोच स्लैब पे। और अब 70 आर वाला फैक्टर हमने ले लिया जो कि बोगी से है। फिर अब हमें सिंगल लेन क्लास ए ही रखनी पड़ेगी फॉर 3 लेन कन्फिग्रेशन। तो सिंगल लेन क्लास ए के लिए आप 11.4 वाले दोनों एक्सेल्स, क्योंकि इस पे ज्यादा लोड है और ये 1.2 मीटर्स ही स्पेस्ड है, तो ये टोटल एटलीस्ट अप्रोच लैब पे आ जाएंगे। अगर आप कोई तीसरा एक्सेल भी घुसाना चाहोगे तो वो 4.3 मीटर्स अवे है, तो ये नहीं आ पाएगा। 3.2 मीटर्स अवे है, तो ये भी नहीं आ पाएगा। सो द सिंपल थिंग इज यू कैन टेक, यहाँ पे मैं बना देता हूँ छोटा सा प्लान, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। तो व्हाट वी आर कंसीडरिंग, ये अप्रोच स्लैब का प्लान है 3.5 मीटर्स, और ये हम पर मीटर इसको अभी ले रहे हैं, ऑल दो वो 12 मीटर तक जा रही है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपकी कहीं ब्रैकेट पड़ी होगी। सो इन दिस केस आपके पास एक तो ये सिचुएशन बन रही है जब आपके पास 70 आर, ये मैंने काफी पास बना दिया, 70 आर बोगी ऐसे पड़ी हुई है।
और ये वाला डिस्टेंस है 1.22 और ये वाला डिस्टेंस है 1.93 एज पर स्पेसिंग, क्योंकि ट्रैफिक की मूवमेंट इस साइड है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सो ये तो हो गया बोगी का सिस्टम। अब यहाँ से 1.2 मीटर्स या 7.2 मीटर छोड़ के आपके पास क्लास ए पड़ा होगा, तो क्लास ए का भी हम मैक्सिमम एक्सेल ले रहे हैं फॉर कंप्यूटेशन ओनली। तो ये मैक्सिमम एक्सेल आप ले रहे हो जो वो है 11.4 टन्स का। इसके बीच की स्पेसिंग ये है 1.2 मीटर्स। और यहाँ पे भी होगा कुछ, मतलब अभी हमने इसे ऐसे बना दिया, तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट। और ये डिस्टेंस है 1.8। सो आप ये देख सकते हो कि अगर हम एक परमीटर एनालिसिस कर रहे हैं फॉर दिस ब्रैकेट, क्योंकि सेम रिइंफोर्समेंट हम थ्रू आउट चलाएंगे, तो इन दैट केस आप इन दोनों व्हीकल्स में से एक ही व्हीकल ले सकते हो। या आप इस टोटल बोगी को ले लो, या आप टोटल क्लास ए की 11.4 एक्सेल्स को ले लो। सो ज़्यादा वाले रिजल्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं 20 टन वाले, तो आप 40 टन्स का मैक्सिमम वर्टिकल लोड ले लो। एंड ये भी अब डिवाइड होगा, इसको भी हम हाफ में कर देते हैं जैसे हमने डेड लोड डिवाइड किया अप्रोच स्लैब का। ऑल दो ये सही से अगर करना है तो डिस्पर्जन से आएगा। एंड उसके इसमें हमने पहले वाले सेशंस में स्टैट बनाया हुआ था जहाँ पे हमने अप्रोच स्लैब रखी हुई है, और यहाँ पे भी नोट्स दिए हुए हैं। उसके बाद जो मेन सब सुपर स्ट्रक्चर का स्पैन था वहाँ पे हमने लो डिफाइन किए हुए थे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ये रिएक्शन ले सकते हो इस वाले नोट से। तो फॉर दैट अभी हम जस्ट एक प्रोसीजर के लिए 40 टन्स अपॉन 2 कर रहे हैं। तो 40 यानी कि 400 किलो न्यूटन्स अपॉन 2। बट आप ये यहाँ से इस नोट से भी ले सकते हो मैक्सिमम रिएक्शन क्या आने वाला ब्रैकेट पे। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन वर्क। सो फॉर दिस केस लेट अस से ये टोटल वैल्यू कुछ आ रही है 3.5। अब यहाँ 12 की जगह 1 मीटर कर सकते हो क्योंकि हम पर मीटर इसको एनालिसिस करेंगे। 3.5 इंटू 1 मीटर्स इंटू 0.3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 13.125 और यहाँ पर आ रहा है 200। सो दिस वैल्यू इज 213.125 किलो न्यूटन्स। सो इट मीन्स कि आपके पास अब जो ब्रैकेट डिजाइन होने वाली है एज अ कॉर्बल, पहले तो आप ये चीज देखो क्या वो कॉर्बल बन भी रहा है या कैंटिलीवर बन रहा है। तो एक्चुअल में वो कैंटिलीवर कभी नहीं बन सकता क्योंकि इसकी थिकनेस ही यहाँ पे 600 है टोटल, क्योंकि 0.3 ये था और उसके नीचे ये जो टेपर्ड पोर्शन है ये भी 0.3 था। तो इसको थोड़ा इनलार्ज अगर मैं बनाऊं, कुछ ऐसा सा सिस्टम है, तो यहाँ तक 0.3 है और इसके नीचे भी ये 0.3 है। एंड अगेन अब अप्रोच स्लैब एक्चुअली पूरी पड़ी हुई है यहाँ पे और ये हमने 0.3 एक्सटेंड कर रखा है। तो हम पूरी अप्रोच स्लैब यहाँ पड़ी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड कलर में अगर इंडिकेट करें तो अप्रोच स्लैब वैसे पड़ी होगी। तो इसका आप 50% ले सकते हो कि यहाँ पे सेंटर पे कहीं लाई कर रहा है टोटल वेट। तो व्हाट विल हैपन, आपके पास सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये ए बी, ये हो जाएगा 0.3/2 विच विल बी 0.15। एंड यहाँ पे जो फेस पे टोटल डेप्थ आ रही है डी एट फेस वो है 0.6। तो ए वी अपॉन डी डेफिनेटली लेस देन 1 आ रहा है यहाँ पे। ए वी अपॉन डी एफ यानी कि शेयर स्पैन रेशियो। सो ये 0.15 है और ये 0.6 है, तो ये डेफिनेटली इक्वल तो आ ही नहीं सकती, लेस देन 1 आ रही है। इट मीन्स कि पहले तो ये कॉर्बल बन गया, कोई स्ट्रट एंड टाइम मेथड नहीं, सीधा कॉर्बल। तो अब जब ये कॉर्बल बन गया है एंड नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज दिस टोटल लोड, ये हमने अभी कंप्यूट किया 213.125 किलो न्यूटन जो है। तो अब इसके दो अप्रोचेज हैं जो मैं आपको पहले बता रहा था, चाहे आप स्टार्ट में करो, अगर आप स्टार्ट में मॉडल करते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं ब्लैक में इंडिकेट कर रहा हूँ ये होगा टाई। एंड यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा कुछ स्ट्रट एक्शन। अब वो इस वाली फेस के पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दिस एंगल विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज योर डायमेंशंस। जैसे यहाँ पे 0.6 टोटल डेप्थ है फेस की, लेकिन एक्चुअल में इस टाई बीम से इस बॉटम तक का क्या डिस्टेंस होगा वो आपको क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो वो जो भी डिस्टेंस आता है आप इसको सिंपल स्टैड में मॉडल कर सकते हो। अगर आप स्टैड में मॉडल कर रहे हो तो आपको ये रिलीज करने पड़ेंगे ताकि वो एज अ यहाँ पे कोई बेंडिंग का ट्रांसफर ना हो। ये सारे आपको एंड्स रिलीज करने पड़ेंगे अगर आप स्टार्ट मॉडल करते हो। और यहाँ पे आप लगा दो पी लोड जो कि 213.125 है, फिर ए बी एंड सी। सो यू विल गेट फोर्सेस, सिंपली आप यहाँ पे सपोर्ट्स लगाओ, पिन सपोर्ट्स। एंड रिलीज आपको सारे मेंबर्स करने हैं, तभी एज अ ट्रस वो बिहेव करेगा, क्योंकि ट्रस में एक्चुअल फोर्सेस ही ट्रांसफर होंगे। तो इन दैट केस आपके पास ए बी पे फोर्स आएगा और आपके पास ए सी का फोर्स आएगा, बी सी पे भी आएगा बट आपको उसकी जरूरत नहीं है। ए बी से आपकी टेंशन इन्फोर्समेंट गवर्न हो जाएगी एंड वही आपने प्रोवाइड करनी है। ये तो एक अप्रोच है जो कि आप सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हो, और जनरली ये करनी भी चाहिए क्योंकि आपको इससे कैलकुलेशन काफी बचते हैं।
और दूसरी अप्रोच है वो है फॉर्मूलाज। तो एज सच फॉर्मूलाज हम देखेंगे वीके रैना टेक्स्ट बुक से, क्योंकि IRC 112 में कोई फार्मूलाज नहीं दे रखे हैं, क्योंकि ये एनालिसिस का पार्ट है, सिंपली बिकॉज जैसे WL² अपॉन 8 कहीं पे भी IRC में नहीं दिया होगा। इट इज अज्यूम दैट वो आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस टेक्स्ट बुक्स। तो सेम वीके राणा की टेक्स्ट बुक में कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी डिराइव होके डायरेक्टली पब्लिश किए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप कन्फिग्रेशन दे रखी है। तो अगर आप इसको सही से समझ लेते हो, ये सेम अप्रोच यूज होने वाली है ट्रांसवर्स अरेस्टर्स के डिजाइन में। अगर वो कॉर्बल बनते हैं, वो कब कॉर्बल बनेंगे, अगर सबस्ट्रक्चर सॉरी सुपरस्ट्रक्चर की हाइट कम होगी, एंड इन दैट केस उनकी हाइट भी कम होगी। ये हमने डिस्कस किया था कि उनकी हाइट डायरेक्टली लिंक्ड है सुपरस्ट्रक्चर की हाइट से। ज्यादा डीप सुपरस्ट्रक्चर होगा तो आपको अरेस्टर्स भी थोड़े हाइट के, ज्यादा अच्छी हाइट के देने पड़ेंगे ताकि वो रिस्टेन कर पाए। एंड इन दैट केस अगर ज्यादा हाइट का सुपरस्ट्रक्चर है या ज्यादा डेप्थ का सुपरस्ट्रक्चर है और अरेस्टर की डेप्थ भी अगर बढ़ गई, तो देर आर चांसेस कि वो लेस देन 1 वाली क्राइटेरिया से बाहर हो जाए। AV/D <<1 की जगह <<2 हो जाएगी। सो फिर आप ये फॉर्मुलाज नहीं लगा पाओगे। फिर आपको जो मैंने आपको अप्रोच बताई स्ट्रेट एंड टाई वाली थ्रू सॉफ्टवेयर, उसी से करना चाहिए। अदरवाइज आपको फिर कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। कॉट थीटा भी इंक्लूड होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा से काम नहीं बनेगा। तो वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर इजीली कर देता है। और ये भी हो सकता है कि आपकी हाइट इतनी ज्यादा हो जाए कि वो <<2 भी ना हो, ग्रेटर देन ही 2 हो जाए। तो इन दैट केस आपको फिर एज ए कैंटिलीवर इसे चेक करना है। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर डेप्थ ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। सो अभी इस अप्रोच को हम करते हैं फॉर्मुलेट वीके रैना के फॉर्मूलाज से, एंड देन यू विल सी कि एक्चुअल में हमें डिटेलिंग कैसे करनी है। और अगर आप इस वाले को सही से समझ जाओगे, तो हम जब ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर की बात करेंगे तो वहां पे बस फोर्स कंप्यूट करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस एक डिफरेंस ये है कि ये वर्टिकल प्लेन में है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। मतलब अभी यहाँ पे वर्टिकल ऊपर से लग रहा है टोटल V या टोटल P, अरेस्टर्स के केस में वो ऐसे लगेगा। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स हो गया ऐसे। तो बेसिकली ये वाला जो फेस होने वाला है, ये आपके पास कैप का टॉप होगा। अभी इस केस में ये कैप का टॉप है, ठीक है, फॉर अरेस्टर। बस फर्क यही पड़ेगा कि आपके पास प्लेन चेंज हो जाएगा, बट फॉर्मूलाज और वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी कंप्यूटेशंस को, एंड मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ कुछ फॉर्मूलाज। पहले IRC 112 देख लेते हैं, उसमें क्या कहता है। उसमें कुछ कहता ही नहीं है, सिंपली ये चीज डिफाइन करते हैं। तो IRC 112 में डेडिकेटेड क्लॉज है 16.7 फॉर कॉर्बल्स, एंड इसमें आप अगर रीड कर पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है कॉर्बल्स में बी डिजाइन बाय यूजिंग स्ट्रट एंड टाई मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया, <<2 अगर होता है, <<2 अगर होता है, तो वो स्ट्रट एंड टाई की कैटेगरी में लाई करेगा। और ये आप इजीली मॉडल कर सकते हो। सिंपल आपको 3 मेंबर स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, सिंपल से सिंपल सॉफ्टवेयर में। एंड अगर ये <<1 हो जाता है, तो फिर कॉर्बल के फॉर्मूलाज यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। बट <<1 भी स्टार्ट एंड टाइम ही लाई करता है। तो अगर आप कॉर्बल को भी मॉडल कर देते हो सॉफ्टवेयर में, स्टैट में या मिडास में या किसी में भी कर सकते हो आप, 3 मेंबर्स बनाने हैं, ट्राइंगल बनाना है, तब भी ये वैलिड रहेगा अप्रोच। एंड एज आई मेंशन कि यहाँ पे जो भी आपके पास डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा सा कॉर्बल है, तो स्टार्ट है कुछ ऐसा बन रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो एंगल बनेगा, इससे डिफाइन होगा कि आपको ट्राइंगल बनाना कितना है मॉडल में। तो वही एंगल यहाँ पे मेंशन है कि 22 डिग्रीज एंड 45 डिग्री से कम होना चाहिए, और जनरली ये इसी रेंज में रहता है, अराउंड 32-35 डिग्रीज आता है। बट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर डेप्थ, ये कितनी डेप्थ बनती है। ओके, एंड दिस डी इज डिपेंडेंट अपॉन टोटल फेस डेप्थ। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है एक्चुअल में। सो IRC 112 में यही चीज दे रखी है कि यू कैन डिजाइन इट विद स्ट्रट एंड टाई, बट you should ensure that that angle lies between 22 degrees and 45 degrees. Secondly, the reinforcement corresponding to ties designed using strut and tie model anchored beyond should be properly anchored beyond the node under bearing plate, and by using U-hoops or anchorage devices such as welding to a crossbar. तो I told you that आप इस वाली टेंशन इन्फोर्समेंट को, जो कि ये वाली मेन टेंशन इन्फोर्समेंट है, इसको यहाँ पे एज अ वेल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ये एंकर होगी सही से तो इस स्ट्रट एंड टाई एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड स्ट्रट के लिए ये वाला जो बार आएगा, इसकी वैसे थ्योरेटिकली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रट एक्शन कॉन्क्रीट में ही हो जाएगा, और concrete is very good in compression, and strut is synonymous with compression या compressive force, compressive axial force. So that is why यहाँ पे आप ये arrangements भी यूज कर सकते हो। आगे एक इमेज भी दे रखी है, वो भी हम देख लेंगे। फिर इसमें यही है कि आपको डिफेक्टिव सॉरी आपको डेवलपमेंट लेंथ टाइम्स सारी चीजें इंश्योर करनी है। वी विल रीड दिस। अनलेस
a length LB net, ये है development length is available between the node and the front of the corbel. LB net should be measured beyond the full width of compressive strut. It shall be fully anchored at the other end in the body of the member to which the bracket is attached. तो basically ये वाला जो रेड वाला टाई होगा, या अगर यहाँ से कुछ मेंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए, या मतलब प्रॉपरली एंकर होना चाहिए फेस तक, वही चीज यहाँ बताई हुई है। और फिर यहाँ पे एक और सब क्लासिफिकेशन कर दिया है ऐसे 112 ने, इन कॉर्बल्स विद AC लेस देन 0.5 HC। एक्चुअली AC अपॉन HC यहाँ पे शेयर स्पैन रेशियो ही है, ये आप देख लो यहाँ से, ये है AC और ये है HC। तो HC यहाँ पे फेस की डेप्थ है एक्चुअली, टोटल फेस की डेप्थ, नॉट टिप की डेप्थ। इसमें टेपरिंग नहीं हो रही है तो वो दोनों सेम बन रहे हैं। ओके, और आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे HC जो है, ये वाला HC ये फेस का है, नॉट दिस। ओके, तो AC अपॉन HC बेसिकली शेयर स्पैन रेशियो ही है, एंड इसमें फर्दर एक क्लॉज दे दिया है कि इफ AC अपॉन HC इज लेस देन 0.5 देन क्लोज्ड हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लिंक्स विद एरिया should be greater than 0.25 of main tension reinforcement shall be provided। तो ये सब हम अभी जब कंप्यूट करेंगे तो इसको वेरीफाई कर लेंगे। सो लेट अस गो टू द मेन कॉन्टेक्स्ट, जो कि है ये टेक्स्ट बुक के फॉर्मूलाज। इस तरह से कुछ डिटेलिंग होने वाली है, और ये वैल्यूज कैसे आएंगी वही हमें निकालनी है। तो देखो मैं आपको अभी भी वही बता रहा हूँ कि मेन बार जो है ना वो यही वाला बार है, जो एक्चुअली यहाँ AS से डिनोट किया गया है। बाकी सारी चीजें तामझाम है, इसकी एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकली आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फ्रेमिंग बार्स यहाँ नाम दे दिए, फ्रेमिंग बार्स फॉर केजिंग। यहाँ एंकरेज बार्स भी इसको काफी जगह कहा हुआ है, एंड काफी जगह क्या आप ISC 112 में देख लो, वहीं पे कहा हुआ है, ये देखो एंकरेज बार्स। मैंने रीड किया था इसको कहीं, एंकरेज डिवाइस और लूप्स नहीं, यहाँ पे नहीं है, मैं बताऊंगा कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ क्लियरली। सो लेट अस गो टू द मेन पार्ट यहाँ पे। So what I'm trying to convince you is कि main reinforcement for strut and tie और corbel action is tension tie only, और वो है AS। अब AS कैसे कंप्यूट करना है, वो maximum of some values है which is dependent upon this value। तो ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी दे रखे हैं, इसी को हमें कंप्यूट करना है, एंड देन वी विल सी कि डिटेलिंग हमें कैसे करनी है। चलो चलते हैं ऊपर, एंड ये चैप्टर 24.2 ऑफ VK रैना टेक्स्ट बुक, कॉन्क्रीट ब्रिज डिजाइन बाय VK रैना। उसमें सिंपली डिजाइन स्टेप्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले शेयर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालो, जो हमने निकाली 0.15 अपॉन 0.6 विच इज वे लेस देन 1। इफ दिस इज सेटिस्फाइड तो ही आपके लिए बाकी नीचे वाले फॉर्मूलाज वैलिड है। सो स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं कंडीशन। चलो इसको स्प्लिट करते हैं ताकि सारी चीजें इजीली हो जाए, एंड नाउ यू मस्ट बी एबल टू सी बोथ द स्प्लिट स्क्रीन्स। ensure S upon D dash is greater than 0.5। S upon D dash, अब ये वैल्यू क्या है ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे S लिखा होगा, D dash है 0.8 ऑफ D इफेक्टिव, एंड S क्या है, S है हाफ डेप्थ, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। मतलब डेप्थ एट टिप वो 0.5 ऑफ डी से ज्यादा होनी चाहिए, यही हम कंपेयर भी कर रहे थे, तभी आपके पास कॉर्बल की अजम्पशन सारी वैलिड रहेंगी। तो इसमें थोड़े से नॉमेनक्लेचर अलग है। तो ये जो एस अपॉन डी डैश है वो कुछ भी नहीं है, बस यही चीज है कि आपकी जो टिप पे डेप्थ है वो फेस की डेप्थ से हाफ से एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए। स्टेप 1 हमारा एक्चुअली क्लियर ही है, इस पे कुछ ज्यादा नहीं हमें करना है। सो स्टेप 2 पे आते हैं, इंश्योर VU अपॉन BD। पहले से कंप्यूट कर लो VU अपॉन BD है क्या। तो VU आपके पास अनफैक्टर्ड फोर्स था अभी जो हमने लिया था, क्योंकि दिस वैल्यू 213.125, इस पे हमने कोई भी फैक्टर नहीं लगाया था। एंड यू नो फॉर लाइव लोड 1.5 का फैक्टर है, एंड फॉर डेड लोड 1.35 का फैक्टर है। तो इसके अंदर दो ही फोर्सेज हैं, 1.35 वाला फैक्टर लगेगा इसके साथ, दो ही फोर्सेज हैं, दिस इज ड्यू टू सेल्फ वेट एंड दिस इज ड्यू टू लाइव लोड। तो एक्चुअल में जो डिजाइन फोर्स होने वाला है वो होने वाला है 13.125 इंटू 1.35, जो कि सल्फेट का फैक्टर है डेड लोड ड्यू टू कॉन्क्रीट, प्लस 200 इंटू 1.5, जो कि लाइव लोड का फैक्टर है। तो ये जो टोटल फोर्स आ रहा है, दिस इज योर डिजाइन फोर्स, एंड दिस डिजाइन फोर्स इज कमिंग अराउंड टू बी, लेट मी कैलकुलेट इट, 1.35 प्लस 200 इंटू 1.5। सो ये आ रहा है 318 के अराउंड, 317.7 आ रहा है, तो इसको 318 किलो न्यूटन्स आप लिख सकते हो। सो इस 318 पे चलते हैं, एंड यहाँ पे देखते हैं बी क्या है। अब यही चीज है कि बी, आपको देखो ये थ्रू आउट द विड्थ जाएगा आपका ब्रैकेट। तो आप पर मीटर अगर इसे डिजाइन कर लेते हो
तो वो थ्रू आउट जो भी इन्फोर्समेंट आएगी आपको पर मीटर के हिसाब से डालनी है टिल द ट्रांसवर्स वेट विच इज 12 मीटर्स। तो वी विल बी टेकिंग दिस एज 318 किलो न्यूटन्स। बी आपके पास है 1000 या 1 मीटर्स एंड डी। अब डी क्या है जो कि हम यहाँ शेयर कर रहे थे, तो ये टोटल डी है 600। एंड अगर आप डिटेलिंग करते हो ऐसे कुछ, ठीक है, ये अंदर तक जाएगी जो भी यहाँ फेस होने वाला है। तो इस केस में डी आपको टेंशन वाले रिइंफोर्समेंट जहाँ टेंशन टाइप पड़ा हुआ है वहां से निकालना है टिल द फेस। तो ये कुछ भी नहीं होगा, टोटल जो डेप्थ आने वाली है, एक्चुअली यहाँ पे छोटा डी हम लिख देते हैं, इट इज टोटल डेप्थ विच इज 600 माइनस क्लियर कवर माइनस डायामीटर या diameter upon 2. The total depth you have 0.6 for bracket minus clear cover we are assuming 40 क्योंकि ये कंक्रीट के टच पे है, ये अर्थ के टच पे नहीं रहने वाला है, इसके ऊपर आने वाली है अप्रोच स्लैब। तो यहाँ पे कुछ अर्थ से रिलेटेड सिस्टम नहीं बन रहा है, तो इसीलिए टेंशन टाई को क्लियर कवर हम 40 देते हैं। एंड 5/2 लेट अस अज्यूम वी आर प्रोवाइडिंग 16 और 16 डाया, लेट अस अज्यूम फॉर 16 डाया फर्स्ट, तो ये 8 हो जाएगा। तो जनरली क्या बन रहा है, ये 600 या 0.6, 16/2, इसको भी मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 कर दो नीचे। तो टोटल बन रहा है 0.6 माइनस 0.04 माइनस 0.008, क्योंकि तभी ये 8 बनेगा विच इज 0.552। सो इसको आप डिवाइड कर दो 0.552 से, और ये किलो न्यूटन्स में है, ये सब मीटर्स में है, तो ये आने वाला है 318 इंटू 1000 न्यूटन्स के लिए डिवाइडेड बाई 0.552। 318 डिवाइडेड बाई 0.552, 576.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। And it is saying that this should be less than 0.15 FC dash। तो ये 0.15 FC dash से 0.15 FC dash में यहाँ 0.15 तो एज इट इज रहेगा, FC dash होने वाला है आपके पास फॉर दिस इज कंक्रीट स्ट्रेंथ, तो 0.15 इंटू M35 आपका ग्रेड रहेगा, बट दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ तो इसको भी आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर। सो लेट अस कंप्यूट बोथ दिस वैल्यूज। पहले 0.15 इंटू 35 कर लेते हैं। सो ये आ रहा है 5.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसको न्यूटन पर एम स्क्वायर में करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर 576.08 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 10⁻⁶ से डिवाइड कर दो, या सिंपली 576.08 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 3 जीरोस। इसको फर्दर आप 0.0576 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख सकते हो, विच इज लेस देन 5.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट मीन्स दिस चेक इज ऑल्सो वेरीफाइड, स्टेप नंबर 2 इज ऑल्सो वेरीफाइड। और ये स्टेप इसीलिए दिया गया है ताकि कंप्रेशन स्ट्रट बन सके, तभी वो कह रहे हैं अदरवाइज रिवाइज सेक्शन डायमेंशंस, करेक्ट। एंड इसमें एक और चीज दे रखी है कि उन्होंने डी जो निकाला है वो 0.8 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ निकाल दिया है, बट एक्चुअल में आप, अगर आपको क्लियर कवर पता ही है तो आप उसको निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये 0.8 टाइम्स जो भी डी एट फेस आ रहा था उसका निकाला हो। अब आता है मेन जो हमें करना है एक्चुअल में, ये सब तो बस कुछ कंडीशंस वेरीफाई करने के लिए था। नाउ यू हैव टू कंप्यूट सिलेंडर स्ट्रेंथ जो है वो 35 के आसपास ही होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आप अगर वो लेते हो तो और आपकी वैल्यू बढ़ेगी 5.25 से। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस आई हैव टेकन दिस। अगर आपके पास सिलेंडर स्ट्रेंथ अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज इट इज। सो आई होप अभी आपको दोनों स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने 35 इसलिए लिया है क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है। ये एक टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से FC डैश लिया हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअली ACI 318 या फॉरेन ऑथर्स, या सॉरी जो फॉरेन इंटरनेशनल कोड्स हैं वहाँ पे सिलेंडर स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस देते हैं, लेकिन जब आप IRC 112 पे आते हो तो वो सिलेंडर स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में सारे फोर्सेस सारे वैल्यूज निकाल चुके हैं एज पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। दैट इज वाई उन्होंने 0.67 का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है अल्फा का। ठीक है, सो आप ऑन अ कंजर्वेटिव साइड ले सकते हो इसको, ऐसा नहीं है आप नहीं ले सकते हो अगर आप इसी प्रोसेस से फॉलो कर रहे हो, बट
स्टिल अगर आप वो लेते भी हो तो हम तब भी 5.25 विच इज वेरी वेरी हाई देन 5.76, तब भी वी हैव सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। एक्चुअली ये कंडीशन डिपेंड करती है आपकी डेप्थ ऑफ फेस एंड विड्थ से। सो अदरवाइज वही तभी वो कह रहा है रिवाइज सेक्शन। सो लेट्स गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो टेंशन इन्फोर्समेंट आने वाली है एएस जिसको आप कह रहे हो, ये कुछ कंप्यूटेशंस का मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ सम वैल्यूज। तो वो मैक्सिमम ऑफ सम वैल्यूज यही है। लेट अस कैलकुलेट दिस फर्स्ट। तो AVF जो है विच इज VU अपॉन 0.85 एफ एस वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस वैल्यू ऑफ रिइंफोर्समेंट यूज। तो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू टोटल अगर FE 500 आप ले रहे हो तो यील्ड स्ट्रेंथ आपकी FE 500 की करस्पॉन्डिंग 500 होने वाली है। तो इसको अगर मैं SY इंटू म्यू लिख देता हूँ, पहले इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। VU आपके पास था कितना था, 318। सो दिस इज 318, सारी चीजें न्यूटन पर mm स्क्वायर में करेंगे ताकि एरिया सीधा mm स्क्वायर में आए। 318 किलो न्यूटन था, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 0.85। एंड FS FSY आप रीड कर सकते हो साइड में, राइट साइड में लिखा हुआ है यील्ड स्ट्रेस वैल्यू ऑफ रिइंफोर्समेंट। सो इन आवर केस वी आर टेकिंग FE 500 एंड म्यू वैल्यू। अब म्यू वैल्यू डिपेंड करता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, तो ये आप रीड कर सकते हो 1.4 फॉर कॉन्क्रीट प्लेस्ड मोनोलिथिकली अक्रॉस इंटरफेस। तो एक्चुअली दिस इज द केस इन आर सिनेरियो, बट आगे वाले भी आप चेक कर सकते हो। 1 for concrete placed against hardened concrete but with roughened surface. Then 0.7 for concrete anchored to structural steel. 0.6 for concrete placed against hardened concrete but with surface not roughened. तो एक्चुअल में ये ब्रैकेट है डर्ट वॉल की। तो डर्ट वॉल और ब्रैकेट एक ही साथ कास्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डर्ट वॉल पहले कास्ट हो गई और ब्रैकेट बाद में कास्ट हुई। ये चीज कहाँ आएगी, ये चीज वहां आएगी, मान लो आपके पास अबटमेंट कैप कास्ट हो गई है लेकिन अब ट्रांसवर्स अरेस्टर्स पेडेस्टल्स बेरिंग पेडेस्टल्स ये सारे बाद में कास्ट होने हैं। तो वो रिइंफोर्समेंट तो प्रोजेक्ट कर जाती है पहले ही, क्योंकि वो बाइंड कर देते हैं उसको पहले ही, लेकिन कॉन्क्रीटिंग बाद में होती है। तो ये म्यू का रोल वहां आएगा। बट इन दिस केस जहाँ पे हम पहले ब्रैकेट की बात करें जो कि डर्ट वॉल के साथ मोनोलिथिकली कास्ट होगी, सो फॉर दैट केस यू जस्ट हैव टू टेक 1.4 वैल्यू एज इट इज इंडिकेटेड फॉर कॉन्क्रीट प्लेस्ड मोनोलिथिकली अक्रॉस इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको लिख दो 1.4 एंड कंप्यूट दिस वैल्यू। ये न्यूटन पर mm स्क्वायर आपने लिया हुआ है वैल्यू ऑफ FI SY का। सो वी विल सी व्हाट विल हैपन। ऊपर ब्रैकेट्स यूनिट्स एंड न्यूटन्स के, एंड यहाँ न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर आएगा। सो इट मीन्स कि टोटल mm स्क्वायर में आ जाएगा, न्यूटन एंड न्यूटन विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो दिस विल बी 318,000 डिवाइडेड बाय 0.85 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1.4। सो आपके पास 535 mm स्क्वायर रिइंफोर्समेंट आ रही है पर मीटर। याद रखना हम पर मीटर एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पर मीटर। अब यह है एक पार्ट। अब लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो कैलकुलेट डायरेक्ट टेंशन इन्फोर्समेंट। जो मैं आपको बता रहा था कि इन केस इफ यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर एनालाइजिंग दिस स्ट्रट एंड टाई एक्शन, जहाँ पे अगर आप स्टैट यूज कर रहे हो तो ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये रिलीज पॉइंट्स हैं। एंड यहाँ पे आप सपोर्ट्स लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट है डर्ट वॉल की, तो राइट साइड में ही डर्ट वॉल है इन आर केस। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे पिन सपोर्ट्स लगाई हैं, जो कि मैं S1 लिख देता हूँ, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो AB है ये आएगा टेंशन इन्फोर्समेंट। अब आप अगर राइट में देखोगे जहाँ पे लिखा है कि कैलकुलेट डायरेक्ट टेंशन इन्फोर्समेंट AT, ये कैसे कंप्यूट हो रही है यही मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड जो भी आपकी मॉडलिंग से जब आप यहाँ एक लोड लगाओगे जो कि हमारे केस में है 318 किलो न्यूटन्स, अपने आप स्टैट रिजॉल्व करके जब आपको AB की अराउंड अबाउट FX वैल्यू देगा, यहाँ की यानी कि एक्चुअल वैल्यू देगा, उस एक्चुअल वैल्यू को अगर आप परमिसिबल स्ट्रेस से डिवाइड कर दोगे तो सीधा एरिया आ जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, ये जो HU अपॉन 0.85 HSY लिखा हुआ है, ये HU एक्चुअल में वही टेंशन है जो रिजॉल्व होके आएगी। तो अब हम इसे देखते हैं कि HU हमारे केस में कुछ है या नहीं है। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, ये HU फर्दर अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कोई लग रहा है वो भी इसमें ऐड ऑन होगी। बट हमारे केस में HU नहीं लग रहा है, फॉर एटलीस्ट फॉर ब्रैकेट कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ब्रैकेट पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स जो भी एक्ट कर रहा था वो हमने डर्ट वॉल की डिजाइन में ले लिया है। तो जब भी ब्रेकिंग लगेगी वो डर्ट वॉल और ब्रैकेट क्योंकि इंटेग्रल है तो ट्रांसफर होगी डर्ट वॉल पे, वहां पे मोमेंट जनरेट होगा, तो जो भी रोटेशन होनी होगी इस कंपोनेंट की वो एक साथ होगी। तो फिर ऐसा इंडिपेंडेंटली ब्रैकेट वो फोर्स लेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई हॉरिजॉन्टल फोर्स HU हमारे केस में कोई भी नहीं है, इट इज जीरो। तो ये जो आपने अभी ऊपर वैल्यू कंप्यूट की VU के करस्पॉन्डिंग, उसमें आप ऑलरेडी वर्टिकल लोड, पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये है एक्चुअल में इमेज, इसी को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो VU वर्टिकल लोड लगा हुआ है, और ये जो रेड से मैंने सर्कल किया ये है HU, ये लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल लोड। तो हॉरिजॉन्टल लोड इन ब्रैकेट केस, इन ब्रैकेट फॉर डर्ट वॉल इट इज नॉट देयर,
सो सिंपली आपके पास एच यू जीरो है इन आर केस। तो ये एच यू, अगर आप इसको यहाँ कंपेयर करते हो एच यू को, सो स्टेप टू जो है उसमें हमें एच यू कंप्यूट करना है, एटी विच इज बेस्ड अपॉन एच यू अपॉन 0.85 एफ एस वाई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसे स्टैट या मिडास से करोगे तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला आपने लगाया है, इससे आपको वर्टिकल 318 का जो भी रोल आना था वहां से रिइंफोर्समेंट आ जाएगी। एंड अब जब आप स्टार्ट से करोगे तो आपके पास टोटल फोर्स आएगा एबी में। उस एबी को आप 0.85 एफ वाई से डिवाइड करना सिंपली। फिर आपके पास एक एएसटी आ जाएगा, क्योंकि इन दैट केस ये जो एक्चुअल फोर्स आएगा एबी का एबी में वो आपको अवेलेबल होगा। बट इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी टेकन इफेक्ट ऑफ वर्टिकल फोर्स थ्रू दिस इक्वेशन, तो इस केस में एच यू जीरो है। जब ये जीरो है तो एएसटी भी जीरो आएगा, सो वी शुड नॉट कंप्यूट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। सो अब आते हैं थर्ड केस में। अब आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो, एच यू 1.7 टाइम्स एक्चुअल हॉरिजॉन्टल फोर्स इन वर्किंग लोड कंडीशन इफ क्लियरली डिफाइंड, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 0.2 टाइम्स वी यू। तो इन एनी केस आपको 0.2 टाइम्स वी यू से कम नहीं लेना है। तो अब इसे हम करते हैं 0.2 टाइम्स वी यू, 0.2 मल्टीप्लाइड विद वी यू विच इज 318 अपॉन 0.85 एफ एस वाई। तो सिंपली इससे जो इन्फोर्समेंट आ रही है वो हम चेक करते हैं क्या आ रही है। अब इसको भी आप पहले कन्वर्ट कर लो न्यूटन से, सॉरी किलो न्यूटन से न्यूटन्स पे। तो दिस इज 0.2 इंटू 318 इंटू 1000 divided by 0.85 divided by 500. So this is coming around to be 150 या 149.6, so 150 mm square पर मीटर। तो अभी आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक ये आई है 535 और एक 150 आई है। अभी हम इससे देखेंगे कि यूज कौन सी करनी है या कंबाइन करके करनी है। तो अभी आप 4 स्टेप्स तक आ चुके हो। अब आते हैं कैलकुलेट फ्लेक्सुरल टेंशन एनफोर्समेंट, स्टेप नंबर 5 पे। इसमें भी आप देखोगे वी यू एंड एच यू अब ये लिंक हुए हुए हैं शेयर स्पैन से, ए से। तो अब देखते हैं कि ये ए एफ क्या आता है एंड उसके बाद कंप्यूट करते हैं फाइनली टोटल इन्फोर्समेंट कैसे आएंगे। सो दिस ए एफ इज इक्वल टू वी यू इंटू ए प्लस एच यू एच माइनस डी डैश अपॉन 0.85 एफ एस वाई इंटू डी। तो वी यू आपके पास 318 था, ये हमें पता ही है, 318 इंटू 1000 क्योंकि हम न्यूटन्स में कर रहे हैं। एंड ए की वैल्यू आपके पास 0.15 है। आप यहाँ से देख सकते हो साथ साथ में इमेज में भी कि किसकी बात हो रही है। ए अगर आप राइट साइड की इमेज से देख पाओगे वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है शेयर स्पैन, मतलब वी यू का डिस्टेंस कितना है फेस से, तो वो हमारे केस में 0.15 है, क्योंकि हम ब्रैकेट ही टोटल 300 विड्थ की है टॉप पे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 0.15 यानी कि 150 मिलीमीटर्स प्लस एच यू। अब एच यू एक्चुअल में हमारे पास जीरो है। अगर आप 0.2 ऑफ ये लोगे तो यहाँ पे वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऊपर वाले स्टेप के लिए ही वैलिड था। यहाँ पे एच यू आपको 0.2 नहीं लेना, ठीक है। तो इन दिस केस वी यू अपॉन ए सिंपली डिवाइड होगा 0.85 एफ एस वाई से। तो यहाँ पे आप लिखो इसको 0 मल्टीप्लाइड विद एच माइनस डी डैश अपॉन 0.85 इंटू 500। और डी, ये जो टोटल डी यहाँ लिखा हुआ है इस इमेज में अगर आप देखते हो तो ये डी एक्चुअली पूरी फेस की डेप्थ है। इट्स नॉट डी डैश, इट इज बॉटम पे डी है, तो डी टोटल फेस की डेप्थ है और वो हमारे केस में 600 है। तो यहाँ आप 600 लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी रीड कर लेते हैं नीचे कहीं एच यू के बारे में कुछ कहा है, ऑलरेडी डिफाइंड आर और शोन इन फिगर 14.2, सॉरी 24.2 एंड 24.3। 24.2, दिस इज फिगर 24.3 एंड 24.2। सो आई थिंक यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑलरेडी डिफाइंड। तो if it is already defined or shown in figure 24.2 and 24.3, then in that case we have to take HU also। although यहाँ पे HU जीरो है, but less than 0.2 VU से हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है as already defined। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो हमें HU यहाँ जीरो लेना था, जो कि मैं पहले सोच रहा था। सो अब HU की वैल्यू आपको पता ही है 0.2 टाइम्स 318 आने वाली है, और इसको आप लिख दो क्लियरली
प्लस 0.2 टाइम्स 318,000 मल्टीप्लाइड विद h माइनस डी डैश। नाउ h माइनस डी डैश, अब ये वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा h यू कैन सी h जो है वो है टोटल 600, टोटल फेस की डेप्थ है ये 600, और d भी इसी को कह रहे हैं। d इज 0.8 ऑफ इफेक्टिव डेप्थ d डैश। ओके ओके, तो d 0.8 ऑफ इफेक्टिव डेप्थ है, तो नीचे जो 600 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में h है, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 600 हो जाएगा माइनस डी डैश। डी डैश है इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हमने ऊपर कंप्यूट की थी, जो कि जिससे हमने 0.552, दिस इज डी इफेक्टिव। तो 0.552 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, h से 600 में से 552 सब्ट्रैक्ट होगा, और ये वाला जो नीचे वाला 600 है ये एक्चुअल में इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 552 मल्टीप्लाइड विद 0.8 है। तो ये डी इफेक्टिव जो ऑलरेडी कंप्यूट किया था, क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट करके, डायमीटर सब्ट्रैक्ट करके, उसका 0.8 है डी, इट इज नॉट फेस, फेस वाली वैल्यू एच है। तो आप इसको अगर कंप्यूट करते हो तो टोटल वैल्यूज क्या आती हैं, लेट अस चेक। 318,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 318,000 इंटू 600 माइनस 552 divided by 0.85 divided by 500 divided by 552 divided by 0.8, सो ये आता है 270.4 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। सो अब आपकी एक्चुअल में मेन सारी स्टेप्स हो चुके हैं, अब यू हैव टू सी स्टेप नंबर 6। सो स्टेप नंबर 6 में इट इज रिटन टोटल प्राइमरी टेंसाइल इन्फोर्समेंट ए एस। तो ए एस अगर आप इमेज में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ए एस, ये जो टॉप पे रिइंफोर्समेंट आ रही है ये वाली रिइंफोर्समेंट, टोटल प्राइमरी रिइंफोर्समेंट ए एस, ये कितनी आने वाली है, ये लिखा हुआ है एस। सो दिस इज either a combination of some values or there are certain conditions जो यहाँ मेंशन की हुई है। ए एफ प्लस ए टी, ए एफ प्लस ए टी हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं जो कि आप यहाँ येलो में हाईलाइटेड देख सकते हो। तो लेट अस कंप्यूट दिस ए एफ प्लस ए टी फर्स्ट। सो ए एस के लिए पहला जो केस है वो है ए एफ प्लस ए टी का। ए एफ प्लस ए टी में 150 है, सॉरी पहले 270 लिख लेते हैं, 270 प्लस 150, सो दिस इज कमिंग अराउंड 420.4, 420 एम स्क्वायर। दूसरा है 2/3 ऑफ ए वी एफ, 2/3 ए वी एफ प्लस ए टी। तो ए वी एफ आप देख पा रहे हो जो येलो में हाईलाइटेड है टॉप पे सबसे, विच इज 535। सो 535 का 2/3 करते हैं, 2/3 ऑफ 535 प्लस 150। सो ये वैल्यू कुछ आएगी 535 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 150, 507 mm स्क्वायर। एंड देन 0.04 एफ सी डैश अपॉन एफ एस वाई बी डी डैश। तो ये किसी भी रिइंफोर्समेंट से नहीं रिलेटेड है, जो थर्ड वाली कंडीशन है वो आपकी स्ट्रेसेस से ही रिलेटेड है जो मटेरियल्स में है। सो 0.04 एफ सी डैश अपॉन एफ एस वाई इंटू बी डैश बी डी डैश। तो ये सिंपली आने वाला है 0.04 एफ सी डैश, अगर मैं M35 ले रहा हूँ, अपॉन 500 फॉर एफ आई स्टील एज एफ ई 500 मल्टीप्लाइड विथ 1000 मल्टीप्लाइड विथ डी डैश। डी डैश जो है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे हम वापस से रीड कर लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ डी डैश। तो डी डैश हमने 552 निकाली हुई थी, सो इसको सिंपली आप यहाँ पे लिख दो 552। सो दिस वैल्यू इज कमिंग अराउंड 0.04 मल्टीप्लाइड विथ 35 इंटू 1000 इंटू 552 डिवाइडेड बाय 500। सो दिस वैल्यू इज 1545। तो आप देखिए ये चीज नोट करो कि जो भी अभी आपने ए वी ए एफ और ए टी निकाला उससे तो गवर्न कर ही नहीं रहा। तो इसको वापस एक बार रीचेक कर लेते हैं, 0.04
multiplied with 35 multiplied with 1000 multiplied with d dash 552 divided by 500. So ये 1545 के अराउंड आ रही है. इट मीन्स कि आपने 1545 mm² इन्फोर्समेंट डालनी है पर मीटर फॉर मेन एएस. तो पहले ये कहाँ से आप इतनी इन्फोर्समेंट डालनी है. आपने अभी देखा हमने 16 डाया चूज किया था. तो 16 डाया जब चूज किया था, 16 डाया की सिंगल इन्फोर्समेंट का एरिया होता है 201 mm² फॉर 16.5. सो 1545 को नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए. नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड 1545.6 upon 201. So this is around 7.6 are roughly 8 bars. So 8 bars of 16 you have to provide per meter, which means the spacing should be around 120 or 125 mm. ये कैसे पता चलेगा. 1000 mm को डिवाइड करते हैं हम 8 से, तो ये आता है 125. तो आप 125 तो नेक टू नेक हो जाएगा. आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हो. सो यू कैन चूज प्रोवाइड ये वाले जो हूप्स अभी बनने वाले हैं इस तरीके से. Let us get back to enlarged version. तो ये जो एएस है मेन, ये आपके पास आने वाला है 16.5 एट 100 mm स्पेसिंग पर मीटर. तो ये 12 मीटर्स तक ऐसे ही जाएगा. यही आपका मेन इन्फोर्समेंट था. अब इसके अलावा ये दीज वर्टिकल या आप कह लो रेड ब्लैक में, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लूप्स अभी बनेंगे 2/3 ऑफ फ्रॉम दिस टू 2/3 ऑफ डी, ये एक्सटेंड करेंगे नीचे तक. मान लो यहाँ तक. एक्चुअली 2/3 ऑफ डी आपको यहीं से लेना है, 2/3 ऑफ डी. सो डी यू हैव 0.8 ऑफ डी डैश 552 का 0.8, 0.8 into 552 which is 441. तो दिस इज 441 mm. यहाँ तक आपको ये लूप्स डालने हैं जो कि स्टिरप्स हैं फॉर कॉर्बल. अब टोटल ये 600 था, तो ये 441 इसके ऊपर लाई करेगा. तो वी हैव टू अगेन डू समथिंग लाइक दिस. तो इस लेवल तक ये पड़ेंगे स्टिरप्स. आप नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट यहाँ तक आपने डालने ही डालने. अब ये स्टिरअप की रिइंफोर्समेंट क्या आनी चाहिए ये हम कंप्यूट करते हैं. बट मेन जो पार्ट था 16 एट 100 एएस, ये कंप्यूट हो चुका है. और एक्चुअल में जो कंक्रीट की आउटलाइनिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी. ये आपकी ब्रैकेट ऐसे आ रही है. ये डर्ट वॉल है. चलो इसको करते हैं डिटेल सही से बाद में. बट लेट अस सी व्हाट इज दिस ब्लैक डॉट्स या शेयर बार्स नाउ. हॉरिजॉन्टल है जो. सो अभी मैं स्प्लिट कर रहा हूँ दोनों स्क्रीन्स को. आई होप दोनों ही विजिबल होंगी. यहाँ पे स्टेप 7 में वही हमें निकालना है. पहले तो ए एच 0.5 ऑफ ए एफ एंड 0.333 ऑफ ए वी एफ, इन सबसे निकाल लेते हैं. कैलकुलेट टोटल सेक्शन एरिया ए एच ऑफ स्टेरप्स. टोटल है ये टू बी प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टली वन बिलो अदर बिलो वन बिलो अदर बिलो एंड नेक्स्ट टू ए एस. तो वो तो हमें पता ही है, ए एस के नीचे ही हम डालेंगे डेफिनेटली. लेट अस स्प्लिट द स्क्रीन्स. यस, नाउ बोथ द स्क्रीन्स विल बी विजिबल. सो इस सब को करते हैं थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए क्लियर. सो ए एस जो है ये वाली वैल्यू ये आप लिख चुके हो 16 एट 100. एंड नाउ दिस ए एच की वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए यू हैव दिस सेक्शन, दिस स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 में क्लियरली लिखा हुआ है पहले तो 0.5 ऑफ ए एफ निकाल लो. एंड ए एफ आपने पहले ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका है. सो ए एफ की वैल्यू है 270. तो 0.5 ऑफ ए एच यहाँ लिख देते हैं. 0.5 ऑफ 270, दिस इज समथिंग 135. सो 135 mm स्क्वायर. एंड 0.333 ऑफ ए वी एफ. ए वी एफ भी ऊपर कंप्यूट किया था. सो ए वी एफ आने वाला है 535.
178। सो इन दोनों में से मैक्सिमम 178 आ रहा है, विच मीन्स अगर आप 10 डाया भी अज्यूम करते हो, फॉर 10 डायामीटर, एरिया इज एरिया फॉर वन एरिया ऑफ वन बार इज 78.5। तो आप 178 को नंबर ऑफ 10 डाया बार्स रिक्वायर्ड 178 डिवाइडेड बाय 78.5, रफली 4 के अराउंड आएंगे। 26 2.26 आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए। सो ये जो 3 आपको चाहिए ये टोटल है, इट्स नॉट कि आपको 178 एक लूप का बार चाहिए। तभी यहाँ पे ए एच जो है इंडिकेट किया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल सेक्शन एरिया ए एच। Provide larger of these two. These stirrups shall be provided below AS within a depth of 2/3 D below AS as indicated in 24.3। तो ये वाले जो बार्स हैं 2/3 ऑफ डी में ही आएंगे, क्योंकि आप यहाँ देखो नीचे ये 1/3 ऑफ डी है और इसके ऊपर ऊपर ही 2/3 ऑफ डी तक ये टोटल प्रोवाइड करने हैं। एंड नाउ लेट अस गो टू द डिटेलिंग पार्ट। डिटेलिंग पार्ट के लिए मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड को। तो बेसिकली इन्फोर्समेंट डिसाइड हो चुकी है, आपको एक्चुअल में 3 लूप्स ही चाहिए। ये जो 1 2 एंड 3 यही यही चाहिए, 3 नंबर एट 10 डाया। बट आप इसको और भी कर सकते हो, जरूरी मतलब दीज आर मिनिमम, तो आप 4 5 भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्पेस यू हैव। सो अब थोड़ी सी सही से डिटेलिंग करते हैं एक्चुअल में। पहले बनाते हैं डर्ट वॉल। ठीक है, ये डर्ट वॉल बन गई। मेन आपकी रिइंफोर्समेंट जो आ रही थी वो यही वाली थी, और हम बना रहे हैं सिंगल लूप। इसमें ये रिइंफोर्समेंट आपके पास आई है 16 पाई एट 100 mm पर मीटर। एंड यहाँ पे कोई डॉट बार नहीं है, इट मीन्स कि हमने टोटल लूप को एंकर किया हुआ है। एंड ये जो अभी ब्लू से इंडिकेट या पर्पल से इंडिकेट होने वाला है, ब्लू से करते हैं, ये है आपके पास शेयर बार्स। 3 चाहिए थे तो आप 4 भी प्रोवाइड कर सकते हो, मिनिमम 3 चाहिए थे। आप इनको लिख सकते हो 10 डाया एट। अब आपको अगर 3 चाहिए तो स्पेसिंग कुछ ज़्यादा आएगी, 4 चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 डाया टिल 2/3 ऑफ डी। और ये जो डी आने वाला है ये यहाँ से आने वाला है, ये डी है। टेंशन इन्फोर्समेंट जहाँ स्टार्ट हो रही है या टायर इन्फोर्समेंट वहां से। सो दिस इज द केस व्हेन यू हैव टू चेक फॉर कॉर्बल। जब एक डर्ट वॉल है उसके ब्रैकेट पे कुछ वी फोर्स आ रहा है, ओके। एंड यही डिटेलिंग मैं आपको एक बार शो करता हूँ कि एक्चुअल में डिटेलिंग कैसे होती है। अब आपको ये पॉइंट एक आ सकता है कि यार ये सेक्शन में तो क्लियर हो गया कि ये जो आप 2 बार्स दिखा रहे हो ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएंगे, लेकिन 12 मीटर है टोटल सिस्टम। ये जो अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट का बना रहा हूँ सिस्टम, तो 12 मीटर है, तो क्या ये पूरा लूप ऐसे 12 मीटर तक जाएगा ये सिंगल? तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में ये होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट। तो ये जो भी आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली बार्स पड़े हुए हैं, ये वाले 10 डाया के जो कि स्टिरप्स हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल शेयर बार्स हैं, 10 डाया टिल 2/3 ऑफ टी वर्टिकली। ये छोटे छोटे पार्ट्स में पड़े होंगे, क्योंकि एक टोटल सिंगल 12 मीटर्स का डालना तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो कॉर्बल एक्शन इंश्योर भी नहीं करेगा। तो ये मैं आपको डिटेलिंग अब दिखाता हूँ ब्रैकेट की थ्रू सम रियल प्रोजेक्ट। तो लेट मी जूम और enlarge दिस। आई होप अभी आपको enlarged वर्जन दिख रहा होगा। एंड इसमें चलते हैं डिटेलिंग पार्ट पे। तो पहले तो यहाँ से डिटेलिंग ही देख लेते हैं, ब्रैकेट की डिटेलिंग, ब्रैकेट की डिटेलिंग। यस, ये है ब्रैकेट की डिटेलिंग। तो आप देखो हमारे कितने बार जाए थे, 3 बार जाए थे, और यहाँ कितने पड़े हैं हॉरिजॉन्टल बार्स, यहाँ पे भी 3 ही पड़े हैं, 1 2 एंड 3 टिल 2/3 ऑफ डी। तो इससे कोरिलेट वो तो चलो हो गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरिलेट होता, 4 बार्स भी आ सकते थे। डर्ट ब्रैकेट का डिजाइन जो है ना, जनरली एक बार आपने कर दिया तो वो हर जगह वही एप्लीकेबल होगा फॉर डर्ट वॉल, क्योंकि वो जोन ही उतना रहता है, 300 mm की वाइड रहती है, और इस पे आती ही अप्रोच स्लैब है। तो आप चाहे बॉक्स कन्वर्ट करो जिसके पीछे फिल नहीं है, पीछे इन द सेंस जिसके ऊपर फिल नहीं है। अगर बॉक्स कन्वर्ट के ऊपर फिल आता है तो वहाँ अप्रोच स्लैब नहीं आती है, वहाँ ब्रैकेट नहीं आती है। अगर आपके बॉक्स स्लैब के FRL ऐसे हैं कि उसके ऊपर अर्थ कुशन कोई भी नहीं आ रहा,
तो अप्रोच स्लैब आएगी, और अप्रोच स्लैब के नीचे फिर डेफिनेटली ब्रैकेट आएगी। तो एक बार आप, इसीलिए हो सकता है कि आपने कहीं ब्रैकेट का डिजाइन नहीं किया हो या ना देखा हो स्प्रेडशीट्स में, क्योंकि एक बार अगर किसी ने कर दिया तो वो बॉक्स कलवर्ट पे भी वही चिपकाता है जो डर्ट वॉल के पीछे लगे या वॉल के पीछे लगी, और बाकी सारी जगह जहाँ पे भी डर्ट वॉल होती है वहीं चिपकाता है और एक स्टैंडर्ड डिजाइन दे देता है। तो यहाँ से मैं आपको जो चीज़ बताने वाला था, ये जो B2 बार है, B2 नहीं सॉरी, ये वाले बार्स जो कि B3 हैं, ये वाले हॉरिजॉन्टल बार्स, ये प्लान में कैसे पड़े हैं, ये इस तरह से पड़े हैं प्लान में। यहाँ तक गए, फिर कुछ स्पेसिंग के बाद यहाँ तक गए, फिर कुछ स्पेसिंग के बाद यहाँ तक गए। ठीक है, तो 1 मीटर में हो सकता है कि ये दो पड़े हों, ये पर मीटर अगर हम कर रहे हैं तो 1 मीटर में दो लूप्स पड़े हों, और अकॉर्डिंगली वो थ्रू आउट जा रहे हैं। एंड ये जो टॉप वाले बार्स हैं जिसको आप B1 कह रहे हो, B1 एक्चुअल में ऐसा ऐसा बार है, टोटल सिंगल लूप, और हमने एक्चुअली इसको टर्मिनेट कर दिया था, हमने ऐसे कर दिया था, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया आगे। सो विच इज फेयर, ये देखते हैं डिटेलिंग वाले टेबल में। तो डिटेलिंग वाला जो टेबल है, यहाँ पे B1 2 3 4, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, इसीलिए यहाँ पे बी से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। सो लेट अस सी बी पड़ा कहाँ पर है, यहाँ पे पड़ा हुआ। तो आप देखो यहाँ पे हमारे केस में 16/100 आया है, तो यहाँ इनकी केस में 12/150 पड़ा हुआ है B1, जिसकी शेप कुछ ऐसी सी है, जो कि हमने भी सेम शेप रखी हुई है, बट ये भी हमारा एक्सटेंड हुआ हुआ है। सो वी हैव मॉडिफाइड इट एज 16/100, एंड B2 जो है वो डॉट बार्स हैं जो कि आपको साइड पे देने हैं। सो ये आप एक रैंडम नंबर दे सकते हो, बट 10 डाया से नीचे नहीं देना है। रैंडम नंबर कैसे आएगा, ये साइड पे से इन्फोर्समेंट से भी गवर्न कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पर 20% ले सकते हो जो कि मेन बार है। एंड ये B3 हमारे केस में भी 10 डाया आया था, 10 डाया एट 2 लेग स्टिरअप्स एट 600 सेंटर टू सेंटर। तो वो जो मैं प्लान आपको बता रहा था वहाँ पे, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज 600 इन द प्लान। सो विद दिस आई थिंक यू शुड नाउ गेट एन आइडिया कि ब्रैकेट या कॉर्बल कैसे डिजाइन होता है। अब बाकी जो चीजें बच गई हैं जो एज अ ब्रैकेट या एज अ कॉर्बल डिजाइन होंगी, उसका यहाँ करते हैं ओवरव्यू। सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट द रीइंफोर्समेंट्स। वो क्या चीजें हैं, सबसे पहले चीज है आपकी ट्रांसवर्स सिस्मिक अरेस्टर। ट्रांसवर्स सिस्मिक अरेस्टर, तो ये मैं बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, ये कैप है और यहाँ पे वॉल है नीचे तक, तो यहाँ तक कैप है, बटमेंट कैप, ये है 12 मीटर्स, ये है वॉल, यहाँ स्टेम। तो आपको पता है आपके पास जो भी बेरिंग अरेंजमेंट था 1 2 एंड 3, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ऊंचा पेडेस्टल था, एंड इसके लेफ्ट राइट में आपके पास पड़े थे ट्रांसफर सिस्मिक अरेस्टर्स। अब इस केस पे भी एज अ कॉर्बल डिजाइन होगा, लेकिन अब वो फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे लगेगा, जब आपके पास यहाँ पे जो गर्डर्स पड़े होंगे वो लेफ्ट राइट मूव करेंगे, या तो फिर इस वाले पे फोर्स डालेंगे, या तो जब लेफ्ट साइड मूव करें, या तो जब राइट साइड मूव करें तो इस वाले पे फोर्स डालेंगे। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे, अगर ये वाला स्पैन टोटल और ये टोटल डेप्थ, इसको ये बन जाएगा AB और ये बन जाएगा D। तो AB/D ग्रेटर देन अगर 2 है तो फिर ये कॉर्बल वॉर्बल नहीं करना है, एज ए कैंटिलीवर सिंपल डिजाइन होगा। बट अगर ये लेस देन इक्वल टू 2 है तो आपको स्टार्ट एंड टाइम मेथड करना ही करना है, और अगर ये लेस देन 1 हो जाता है तो फिर आपके पास बनी बनाई इक्वेशंस हैं कॉर्बल वाली, आप उनको यूज कर सकते हो। इन दोनों ही केसेस में दिस एंड दिस यू कैन गो विद मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एज वेल। तो वहाँ से भी मतलब सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। बट वहाँ से सिर्फ फोर्सेस मिलेंगे, डिजाइन तो आपको फिर भी करना ही है, AS या एरिया ऑफ स्टील निकालना ही है। नाउ द थिंग इज, आपको पास यहाँ पे AB पता चल गया, आपको D भी पता चल गया, क्योंकि ये डायमेंशन आपके पास अवेलेबल होंगी। D तो आपके पास हो गई, आपने कुछ ट्रांसफर सिस्मिक रेस्टर की डायमेंशन एज्यूम की है। द मेन पॉइंट इज ये H क्या लेना है मुझे, जिसके लिए ये सारा सिस्टम डिजाइन करना है। बस यहीं पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और ऐसा इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अब आप सिस्मिक फोर्सेस इतने डिटेल से कर चुके हो तो वो H इजीली आ जाएगा। अब इसे ध्यान से समझना, ट्रांसवर्स अरेस्टर पे कौन सी चीज ट्राई करेगी, वो करेगी सुपरस्ट्रक्चर के गर्डर्स, और गर्डर्स के ऊपर जितने भी लोड्स आएंगे वो। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है ये H। वी हैव दिस AB, ये हमारे पास पता ही है, बिकॉज वी हैव अज्यूम सम हाइट ऑफ दिस डायमेंशन ट्रांसफर अरेस्टर, जो हम अभी देख लेंगे स्केच वाली शीट से। एंड ये D भी आपके पास अवेलेबल है। सो व्हाट इज दिस H, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। अब H आपके पास हॉरिजॉन्टल सीस्मिक फोर्स है ट्रांसफर डायरेक्शन में। ओके, और आप ये भी चीज नोट करो कि टोटल प्लान जो है सुपरस्ट्रक्चर का,
टोटल ट्रांसफर अरेस्टर्स रिस्ट्रेन कितने करेंगे इस फोर्सेस को? एक होगा अबटमेंट ए पे, एक होगा अबटमेंट बी पे। इसको मैं लिख देता हूँ अबटमेंट ए, इसको लिख देता हूँ अबटमेंट बी। उस साइड भी होगा नो डाउट ट्रांसफर अरेस्टर, लेकिन जब ट्रांसफर्स डायरेक्शन में सीजमिक फोर्स आएगा तो इफेक्टिवली दो ही अरेस्टर्स होंगे। अगर राइट साइड में आ रहा है या ऊपर वाली, मतलब इसको मैं राइट साइड लिख देता हूँ। अगर राइट साइड में ट्रांसफर सीजमिक एक्टिवेशन हो रही है तो वो 1 और 2, R1 एंड R2 एक्टिवेट होंगे। अगर लेफ्ट साइड में सीजमिक फोर्स आ रहा है, या मतलब लेफ्ट साइड में आपका स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, तो L1 एंड L2, लेफ्ट वन एंड लेफ्ट टू एक्टिवेट होंगे। तो टोटल जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स बनेगा वो दो ट्रांसफर अरेस्टर्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे या रिस्ट्रेन करेंगे। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पे पहले तो 4 से डिवाइड नहीं करना है और सारा फोर्स एक ही ट्रांसफर अरेस्टर पे नहीं डालना है अगर आप ट्रांसफर अरेस्टर्स दे रहे हो। इस पे आते हैं थोड़ी देर में, बट वो एच कैसे निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा एच कैसे निकलेगा? जो भी टोटल डेड लोड्स आ रहे हैं, ये हम करते हैं ट्रांसफर्स वाली बात। तो जो भी टोटल डेड लोड्स आपके आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो डेड लोड्स प्लस। अब ये डेड लोड सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर तक के हैं, ऐसा नहीं है कि आप कैप और डर्ट वॉल ये भी लेना है। डेड लोड ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर एज वेल एज सुपर इम्पोज डेड लोड्स प्लस 20% ऑफ लाइव लोड। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसफर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जब आप लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर डिजाइन करोगे उसमें भी सेम यही यही पैटर्न बनेगा, लेकिन तब लाइव लोड हट जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक केस में लाइव लोड हमें लेना ही नहीं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पहले तो, कि आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर के डिजाइन के लिए लाइव लोड के कंपोनेंट्स नहीं लेने हैं, ट्रांसवर्स अरेस्टर के डिजाइन के लिए लाइव लोड के कंपोनेंट्स भी लेने हैं। और ये आपके पास कहाँ से आएंगे? डेड लोड, एसआईडीएल एंड 0.2 ऑफ लाइव लोड। ये ऑलरेडी आप स्केच वाली शीट जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी ओनली ऑन अबटमेंट, वो आप निकाल चुके हो। और इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे 2 से, क्योंकि हम ऑलरेडी अबटमेंट पे ही हाफ करके रिएक्शन ले रहे हैं। तो जब आप एक्चुअल में इसके साथ एक और चीज आनी है, ए एच, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए एक वो सीजमिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो पहले मैं ये वाली वैल्यूज लिख देता हूँ, टोटल वर्टिकल लोड्स क्या है और ए एच, तो फिर हम कंप्यूट करेंगे। अब ये ए एच सेम नहीं होगा जो हमने पहले कंप्यूट किया, क्योंकि वो टाइम पीरियड से आया था। और अब रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये कोड में दिया हुआ है। पहले मैं आपको ये डेड लोड क्या आ रहा है टोटल, उसके लिए स्प्रेडशीट पे ले चलता हूँ। तो स्प्रेडशीट पे लेट्स गो टू स्केच। एंड आई थिंक जब हम सिस्मिक फोर्स कंप्यूट कर रहे थे वहां पे भी हमने ये लिखा था ए एच क्या आने वाला, ये टोटल लोड क्या आने वाला है। तो यस, ये टोटल लोड यही होने वाला है 1989 एंड 1782। ट्रांसफर्स के लिए 1989। और ये कैसे आएगा? आप देख रहे हो अगर ऊपर ऑलरेडी 0.2 से मल्टीप्लाइड है सारा सिस्टम, मतलब इसको अगर आप हाईलाइट करते हो तो 0.2 जो कि मैक्सिमम 3 केसेस थे लाइव लोड के, उसका 20% ऑलरेडी ले रखा है। और 1782 में डेड लोड प्लस लाइव लोड, इसको हम देख ही लेते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ sketch वाली sheet पे। तो सुपर स्ट्रक्चर का डेड लोड एंड सुपर इम्पोज डेड लोड्स का डेड लोड वो क्या आ रहा है? वो आएगा 1782। और ये कैसे पता चलेगा? ये जो वर्टिकल लोड्स आप येलो में देख रहे हो इस वाले कॉलम में, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर पे पड़े हैं, अप्रोच स्लैब वाले नहीं। तो वेरिंग कोट आ गया, क्रैश बैरियर आ गया, डेक स्लैब आ गया, मेन गर्डर्स आ गए, क्रॉस गर्डर्स आ गए। 1355। तो ये वैल्यू बन रही है 1355। एंड इसके साथ अप्रोच स्लैब नहीं लेनी है, क्रैश बैरियर भी नहीं लेना है। तो 1355 वाली वैल्यू हमें लेनी है इन दिस केस। बट जब हमने कंप्यूटेशन की थी टाइम पीरियड की, तो वो टोटल वर्टिकल फोर्स जो आ रहा था, तब हमने अप्रोच स्लैब के भी वेट्स ले लिए थे जो कि इस टाइम पे आ रहे थे, विच इज फाइन। बट अब हम सीजमिक अरेस्टर डिजाइन कर रहे हैं जिसपे सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर ही टकराएगा, अप्रोच स्लैब नहीं टकराने वाली, ना ही अप्रोच स्लैब के ऊपर जो वेरिंग कोट है वो टकराएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 1782 की जगह 1355, जो कि आप नीचे यहाँ सम पे देख पा रहे हो, इस वाले सम पे 1355 लेना है फॉर लॉन्गिट्यूडनल, और इसमें 20% लाइव लोड ऐड करना है फॉर ट्रांसवर्स। ठीक है, तो पहले 1355 आप लिख दो साइड पे। तो ये डेड लोड प्लस एसआईडीएल का मिला के बन रहा है 1355 प्लस 20% ऑफ लाइव लोड। ये मैक्सिमम जो भी लाइव लोड रिएक्शन आ रहा है उसका 20% ले लेते हैं। तो मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन आपके केस में आ रहा था, मैक्सिमम रिएक्शन केस 1038। सो इसका 20% ले लो, 0.2 ऑफ 1038। तो ये टोटल फोर्स 1355 प्लस 0.2 इंटू 1038, 1562.6। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद ए एच एज वेल। और ए एच निकालना है, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, मतलब निकाला ही हुआ है हमने। लेट अस सी ए एच क्या आता है। आपको पता है ए एच होना क्या चाहिए? जेड अपॉन टू इंटू एस सी अपॉन जी इंटू आई अपॉन आर, यही होना चाहिए। अब जेड अपॉन टू जोन फैक्टर से आएगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी है 0.36/2।
सो दिस इज 0.36/2। एस सी अपॉन जी क्या लेना है, जो टाइम पीरियड से आता था जब हम स्टेम डिजाइन कर रहे थे या स्टेम पे सिस्मिक इफेक्ट ले रहे थे। और आई 1.2 सेम रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंस फैक्टर हमने पहले लिया था वही इस पे भी रहने वाला है। आर एंड एस सी अपॉन जी होने वाले हैं चेंज, और उसके लिए कोड रीड करते हैं। कोड में आर तो क्लियरली बोलता है कि हमें वन ही लेना है। एंड कोड के लिए लेट अस गो टू कोड IRC6 एंड पेज नंबर 37 के अराउंड। तो आप यहाँ पे देख पाओगे इजीली स्टॉपर्स और रिएक्शन ब्लॉक्स, दोज रिस्ट्रेनिंग डिसलॉजमेंट और ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स, उनके लिए रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर वन ले रखा है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, दोनों ही आपको वन लेने हैं। तो आर की वैल्यू तो होगी वन। अब एक और चीज़ है, एस ए अपॉन जी आपको क्या लेना है, क्योंकि वही मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ए एच आएगा। तो एस ए अपॉन जी आपको लेना है मैक्सिमम वाला 2.5। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट एलिमेंट है या रिजिड एलिमेंट है, बहुत छोटा सा पार्ट है ट्रांसफर अरेस्टर। एंड यहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे हो फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक शॉर्ट एंड रिजिड अबटमेंट्स। अब ये अबटमेंट इसने मेंशन कर दिया, बट ट्रांसफर अरेस्टर के कारण और जो भी लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर होगा उसके लिए भी एस ए अपॉन जी आपको वन ही लेना है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर शैल बी टेकन एज वन। सो एस ए अपॉन जी 2.5 आएगा। सॉरी, यहाँ पे एस ए अपॉन जी उन्होंने वन लिया हुआ। The value of SA upon G shall be taken as 1. Also, the response reduction factor shall be taken as 1 for seismic design of such structures. So, SA upon G and both are, ये हमें 1 लेना है, ठीक है। बट समवेयर आई सॉ कि SA upon G 2.5 लिया हुआ है, मे बी वो उन्होंने कंजर्वेटिव करने के लिए लिया होगा, क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा लेते हो तो AH ज़्यादा आएगा। बट यहाँ तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 ही लेना है दोनों केसेस में। लेट मी रीड वन मोर क्लॉज, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ। द फोर्सेज ऑन वेरियस मेंबर्स obtained from elastic analysis of bridge, यहाँ पे नहीं है। Bearings and connections shall be designed to resist lesser of the following forces, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, इस एस ए अपॉन जी पे क्या हमें 2.5 लेना है या 1 लेना है, इस पे मैं वापस से रिकन्फर्म करके आपसे डिस्कस करूंगा। बट लेट अस गो टू दिस कोड, दिस वाइट बोर्ड। इसमें R1 लेना है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है, R इज 1। एस ए अपॉन जी 1 या 2.5 है। एक्चुअली एज पर कोड तो 1 ही होना चाहिए, बट 2.5 क्यों लिया हुआ है काफ़ी जगह पे, वो भी मैं देखता हूँ। क्या कंजर्वेटिव करने के लिए लिया है या वैसे ही लिया हुआ है, इस पे हम करेंगे डिस्कशन वेरी सुन। बट आप ए एच इस फैक्टर से निकाल सकते हो 0.18, अगर हम एस सी अपॉन जे बी वन ही ले रहे हैं, इंटू 1.2। सो दिस इज 0.216। सो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो आने वाला है 1562.6 मल्टीप्लाइड विथ 0.216, 1562.6 इंटू 0.216, 337.52। अब प्लीज नोट कि ये 337.52 टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स किलो न्यूटन्स में है। एंड अब इसके लिए आपको इस वाले कॉर्बल को या इस वाले अरेस्टर को करना है चेक। तो ये सेम अप्रोच अभी, इससे पहले आपने क्या किया, 318 था टोटल जो हम अभी कंप्यूट कर रहे थे, बट ये 337 है। एंड ऑल्सो वहाँ डेप्थ और हाइट ए वी अपॉन डी दोनों अलग अलग थी। तो 337 अब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, 337.5 किलो न्यूटन्स। इसके लिए अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यूएलएस फैक्टर से, ये अनफैक्टर था। तो जब यूएलएस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऑलरेडी लाइव लोड का कंपोनेंट पड़ा हुआ है, एंड ऑलरेडी डेड लोड एंड एसआईडीएल का भी कंपोनेंट पड़ा हुआ है। लेकिन सीस्मिक फोर्स इनर्शियल फोर्स रहता है, इसीलिए इसमें जो भी सीस्मिक फैक्टर आएगा इन सीस्मिक कॉम्बिनेशन, वही यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो आप इसको इंडिविजुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप टोटल ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक सीस्मिक फोर्स बन चुका है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो सोचना ही नहीं है, टोटल डेड लोड वाला फैक्टर जो होता है वही लेना है, जो कि आई थिंक 1.35 ही है सीस्मिक केस में भी। एंड जब आपके पास 20.2% ऑफ लाइव लोड भी आ जाता है ट्रांसफर केस में, तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो इन दैट केस आप इसको स्प्लिट कर सकते हो और इसको भी स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 1.35 यूज कर सकते हो, और फिर लाइव लोड पे फर्दर सीजमिक कॉम्बिनेशन में आई थिंक 0.75 फैक्टर है कंपनी और लीडिंग के बेसिस पे, वो मल्टीप्लाई करके टोटल यूएलएस एच निकाल सकते हो। तो ए वी एंड डी, सॉरी यहाँ पे ए वी आएगा, ये आपके पास कहाँ से आएंगे, जो आपने डायमेंशन अज्यूम की थी स्टार्टिंग में। और ये एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ क्या थी, फॉर ट्रांसफर अरेस्टर आई थिंक 800 बाई 800 800 साइज था। तो यहाँ चलते हैं डिजाइन डेटा में, स्केच पे ट्रांसफर अरेस्टर।
ये लिखी हुई है। प्लान है 800 बाई 800 का और हाइट है 600 की। ट्रांसफर्स अरेस्टर के लिए आपके पास एवी जो आने वाला है, दैट इज टोटल, दिस हाइट इज 600 एंड दिस डायमेंशन इज 800। तो 600 में से आप 50 का ऑफसेट ऊपर छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे पैड लगा होगा, इलास्टोमेरिक पैड 50 छोड़ के, और वहीं पे ये स्ट्राइक करेगा। ऐसा नहीं कि आप टॉप वाला ले लोगे। तो ये 600 माइनस 50 करोगे तो ए वी 550 आ जाएगा, और डी आपके पास 800 ही रहने वाला है। तो डेफिनेटली ए वी अपॉन डी लेस देन 1 ही आने वाला है। ए वी अपॉन डी इन दिस केस इज कमिंग अराउंड 550 अपॉन 800 विच इज लेस देन 1। सो इट मीन्स कि कॉर्बल एक्शन ही यूज होगा, और जो भी इक्वेशन हमने अभी ब्रैकेट के लिए की थी वो यहाँ सेम एप्लीकेबल होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है, डिटेलिंग का पार्ट। जनरली ऐसे, अब देखो यहाँ पे टेपर्ड नहीं है, पहले क्या था, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ सिस्टम कि यहाँ तक तो ठीक है और यहाँ से फिर ऐसा नहीं कुछ टेपर हो रहा। अब ये टोटल रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसीलिए जो IRC 112 में लिखा था प्रोवाइडिंग थ्रू यू हुक्स या यू टाइप बार्स, तो जब भी आप सीस्मिक अरेस्टर्स या पेडेस्टल्स देखने वाले हो, वहाँ पे एक बार ऐसे जाएगा और एक बार दूसरे डायरेक्शन में ऐसे यू जाएगा, और ये मल्टीपल बार्स होंगे थ्रू आउट द डायमेंशन। तो टोटल अगर आप प्लान देखोगे तो आपको ऐसे कुछ क्रॉस करते हुए चीजें दिखेंगी। और ये भी यू बार है, ये नीचे भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और ये भी यू बार है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे शेयर के लिए भी, इन सारे बार्स को कलेक्ट करने के लिए बेसिकली शेयर के लिए भी दिया होगा एक हुक, जो कि ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो इसीलिए अरेस्टर्स पे यू विल बी सीइंग यू बार्स। और अगर आप इसे इस सेक्शन से विजुलाइज करना चाहो तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स, चलो इसको नीचे बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी डिटेलिंग में यू टाइप सिस्टम क्यों आता है वहाँ पे। तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा लार्ज वर्जन बना दिया अरेस्टर का, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है यहाँ से। तो कॉर्बल एक्शन आपके पास होने वाला है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी कॉर्बल एक्शन होगा तो मेन टेंशन इन्फोर्समेंट ही होगी, ये वाली। तो ये तो आपने टोटली इम्बेड करनी ही करनी है अबटमेंट कैप में। तो एक यू बार तो यही बन जाएगा जब आप पर मीटर या जो भी आपके पास अरेस्टर की जो प्लान डायमेंशन है वहां तक लेके जाओगे। और दूसरी चीज आपको पता है, आपको इसको हॉरिजॉन्टल शेयर हुप्स भी देने हैं। तो इसके हॉरिजॉन्टल शेयर हुप्स हमें एज अ वर्टिकल हुप ही दिखेंगे। तो अगर आप इसको ऐसे देते भी हो, जो कि इस साइड भी जा रहे होंगे, तो वो भी यू बना देंगे ऑटोमेटिकली। सो इस वजह से जब भी आप अरेस्टर की डिटेलिंग करोगे तो वहां पे टॉप प्लान में यू बार्स क्लियरली आपको दिखेंगे। इसका भी सेक्शन है, और फिर जो मैं आपको शेयर लिंक बता रहा था वो भी यहाँ दिए होते हैं, और इस पे भी दिए होंगे, जो कि ऊपर नीचे जाएंगे। इसकी भी आपको डिटेलिंग एक बार दिखा देते हैं। और सेम केस होगा ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल सिस्मिक अरेस्टर में भी, बस वहाँ पे 0.2 ऑफ लाइव लोड नहीं आने वाला। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पेडेस्टल है, ये भी पेडेस्टल है। ये देखिए आप, ट्रांसफर सिस्मिक अरेस्टर। तो इस डिटेलिंग में कैप का ये जो प्लान डायमेंशन है, इसमें ये जो डॉट बार्स आप देख रहे हो ये एक्चुअल में यू बार्स ही हैं, ये वाले जो डॉट बार्स हैं, और इस साइड भी डॉट बार्स हैं। तो हम देखते हैं सेक्शन जे जे, सेक्शन जे जे में क्लियर होगा। तो ये है सेक्शन जे जे। सेक्शन जे जे में आप देखोगे ये जो डॉट बार्स आ रहे हैं, ये यू बनाएंगे दूसरी डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे हिडन है। और मेन TS2 ये जो लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सिस्मिक रिस्ट्रेनर के लिए डिटेलिंग 2 नंबर बार, वो भी यू बार बना रहा है। और फिर ये वाला जो आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लिंक है इन सारे बार्स को कलेक्ट करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए सिंपली। तो इसकी डिटेलिंग आप TS2 देखो कहाँ मेंशन होगा। तो TS2 एंड TS3, TS2 एंड TS3 एंड TS4, ये तो लेग बार्स हैं। TS2 TS3। तो TS3 इस दूसरे डायरेक्शन में यू बार्स बना रहे हैं, जो कि आपको एक ही सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन है जे जे। और ये सेक्शन एक्चुअली यहाँ से स्प्लिट किया हुआ है बिल्कुल सेंटर से, इस वजह से ये आपको हिडन दिखाया हुआ है, ताकि क्लैरिटी रहे ड्राइंग रीड करने में। एंड TS2 आपने देखा ये यहाँ पे दिख ही रहा है, टोटल यू दिख रहा है। सो सेम लॉन्गिट्यूडनल अरेस्टर में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि उसमें भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आएगा। और वहां पे AH की जब कंप्यूटेशन होगी तो उसके लिए डेड लोड्स प्लस लाइव लोड्स नहीं करना है, सिंपली SIDL प्लस डेड लोड्स करना है, क्योंकि वहाँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लाइव लोड की वजह से कोई कंपोनेंट नहीं आएगा।
तो यही कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एज अ कॉर्बल चेक होते हैं। एंड इन सम केसेस आपके अबटमेंट कैप अगर वॉल टाइप अबटमेंट नहीं है वो भी कॉर्बल बन सकती है। बट इन दैट केस जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट की थी, वो वाला केस एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे कुछ पोर्शन तक तो कॉर्बल बिहेवियर रहेगा बट फिर उसके बाद कैंटिलीवर बिहेवियर रहेगा। और इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो ऑलरेडी यूट्यूब पे एपिसोड पड़ा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल बार्स जो ब्लू में है वो कैंटिलीवर एक्शन से प्रिडोमिनेंट हुए हैं, और जो येलो बार्स आप देख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल शेयर लूप्स हैं कॉर्बल एक्शन से। तो सिर्फ इस छोटे स्पैन के लिए कॉर्बल बन रहा है, आप यहाँ देख भी सकते हो, लेकिन G2 के लिए ये कैंटिलीवर बन रहा है। तो यही लिखा हुआ है मैक्सिमम टेंशन इन्फोर्समेंट फ्रॉम कॉर्बल और कैंटिलीवर एक्शन। तो इन दैट केस जब आपका कुछ कंपोनेंट कॉर्बल बनता है कुछ कंपोनेंट कैंटिलीवर से गवर्न होता है, तो मैक्सिमम ऑफ बोथ दीज रिइंफोर्समेंट्स आप प्रोवाइड करते हो। लेकिन फिर भी जो कॉर्बल वाला कंपोनेंट है वहाँ पे डिटेलिंग आपको कॉर्बल वाली करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे तो कॉर्बल एक्शन रहने ही वाला। सो ठीक है, करते हैं आज के सेशन को क्लोज। एंड अगर आपके कोई डाउट्स होंगे आप डिस्कशन चैट में पूछ लेना। मीनवाइल मैं ऐसे अपॉन जी 2.5 लेना है फॉर अरेस्टर्स, वो कंफर्म कर लेता हूँ, बट एज पर कोड आई बिलीव 1 ही लेना है। एंड 2.5 इफ यू आर सीइंग मे बी इट इज टेकन सो दैट AH की वैल्यू ज़्यादा आए वहाँ से। बाकी सारे फॉर्मूलाज इक्वेशंस आप देख सकते हो जो हमने आज ब्रैकेट के लिए कंप्यूट की वैसे ही एप्लीकेबल होंगी। एंड अगर आपको वो नहीं यूज करनी है तो आप सिंपली मॉडल बनाओ तीन तीन एलिमेंट्स का, जिनको रिलीज कर दो अगर आप स्टैट में बना रहे हो। और अगर आप मिडास में बनाओगे तो वहाँ पे एज अ ट्रस्ट एलिमेंट आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाते हैं एंड्स पे। और वहां से भी आप टेंशन कितनी आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स निकाल सकते हो इन टाई। एंड फिर उसको डिवाइड कर दो परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन से, जो कि 0.8 या 0.85 टाइम्स F5 होगा, तो आपके पास AST आ जाएगा। So with this, let us close today's session.